Yes, welcome प्रशांत जी. I'm Thank you. really excited to have you on this show. चटपटा ब्रांड कैसे शुरू किया? तो मुझे लगा यार टीयर 2 में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है कि जो क्वालिटी स्नैक्स प्रोवाइड कर पाए. आज भी रियल भारत आपको टीयर 2 में मिलेगा. बराबर. तो मैंने वहां से स्टार्ट करना जर्नी को ज्यादा इजी समझा, आसान समझा और मैंने जर्नी वहां से स्टार्ट की. तो फर्स्ट स्टोर जो शुरू किया, what was the initial struggle? सर बिजनेस इज नेवर इजी जॉब. तो इनिशियल लाइफ में पहले 3-4 साल हम लोगों ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया. मार्केट में क्या प्राइस पॉइंट पे क्या क्वालिटी क्या वैल्यू देना पड़ता है दैट वी डोंट नो. कि बहुत बार मुझे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि प्रशांत जी सक्सेस होने का क्या मंत्र है. सर मैं मानता हूँ सक्सेस होने के लिए आपके पास प्लान भी नहीं होना चाहिए. मैं बोलूँगा जब आपके पास प्लान भी है तो आपका प्लान है सफल होने के चांस कम हो जाते हैं. Initially you were completely वो स्ट्रीट स्टाइल मेनू था, जितना मैंने स्टडी किया है. जी जी. वहां से लेके अभी एकदम ऐसे बोल दो इंटरनेशनल टाइप का पूरा मेनू करना. हाँ जी. So how this shift came? ये चार्ट में कंसिस्टेंसी लाना बहुत मुश्किल है. कास्ट और कम्युनिटी चेंज होते भी चार्ट का टेस्ट चेंज होता है. कितने फ्रेंचाइजी मॉडल है, कितने ओन मॉडल है? बिफोर कोविड हमारा एक ही स्टोर था. 4 स्टोर हमने आफ्टर कोविड 4 स्टोर ओपन किए थे. वी आर नाउ अ बर्गर प्लेयर. तो आज मुझे कम्पीट करना है बड़े जायंट के सामने. तो 1994 में इंडिया ने पहली बार जब मैकडी कदम रखता है तो उसने आके पहला स्टोर नहीं लगाया. 2 साल में उन्होंने सिर्फ पोटैटो डेवलप. 16 साल लग गए उसको प्रॉफिट में आने के लिए. पहला के स्टार्टअप का जो सक्सेस रेट है इंडिया में. Any specific message to the entrepreneurs और the जो इस फ्रेंचाइज मॉडल में जाना चाहते हैं? बहुत बड़ा सपना देखिए, लेगेसी ब्रांड बनाने के बारे में सोचिए. तो किसी भी लाइन में कम से कम 10 साल मेहनत करिए. आज एक ऐसी स्टोरी मैं पूरी इस पॉडकास्ट में शेयर करूंगा जहाँ पे एक बच्चा है जो पेरेंट्स डिलाइट है. पेरेंट्स डिलाइट मतलब पढ़ने में अव्वल, अच्छा भला MBA करता है, वो भी गोल्ड मेडल के साथ. उसके बाद अच्छी वेल सेटल्ड जॉब, मतलब पेरेंट्स डिलाइट. और क्या चाहिए? और फिर एक दिन दिमाग में आता है कि नहीं, मुझे जॉब वॉब नहीं करनी और मुझे क्या करना है, खुद का बिजनेस शुरू करना है, खुद का ब्रांड शुरू करना है. सो इनिशियली थोड़ी पापा से रिफ्ट भी होते हैं. किस तरह इस रिफ्ट का सॉल्यूशन लाया, कैसे अपने पापा को कन्विंस किया और कैसे एक मल्टी स्टोर मॉडल शुरू किया, उसकी पूरी कहानी इस पॉडकास्ट के अंदर जानेंगे. सो इस पॉडकास्ट के अंदर मैं किसको इन्वाइट कर रहा हूँ? प्रशांत जी को, जिन्होंने चटपटा करके ब्रांड शुरू किया है. 8 स्टोर सूरत में शुरू कर चुके हैं. और अच्छी बात क्या है, सारे के सारे स्टोर प्रॉफिटेबल है और आज तक जो स्टोर शुरू किया है कभी कोई बंद नहीं किया है. सो अमेजिंग जर्नी है. बहुत सारी चीज़ें उनसे जानेंगे, कैसे जॉब से बिजनेस में शिफ्ट हुए और कैसे ये ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं और कैसे उनका फ्यूचर विजन है. सो बने रहिएगा अंत तक इस पॉडकास्ट में. और अगर आपको लगता है थोड़ी भी इसमें से कुछ वैल्यू आपको मिलती है तो सब्सक्राइब बटन दबाइएगा और जिसको यूजफुल हो उसको डेफिनेटली आप शेयर कीजिएगा. Yes, welcome प्रशांत जी. I'm Thank you. really excited to have you on this show. So सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में, मैंने जितना आपसे मिल के समझा, जितना आपके बारे में जाना समझा, आप पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट थे. आपने एक अच्छी कॉलेज से MBA किया, अच्छी भली जॉब चल रही थी. फिर ये बिजनेस का कीड़ा क्यों आया, कैसे आया और क्यों बिजनेस, वो सेफ्टी छोड़ के ऐसे कैसे आ गए इसके अंदर? सर इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. और अगर मैं ब्रीफ में बताऊं, टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि बिजनेस, मुझे लगता है कि जो बिजनेस का कीड़ा होता है वो बाय बर्थ लोगों को कभी कभी किसी को लोगों को मिल जाता है. जो मेन पार्ट होता है वो होता है रिस्क टेकिंग, कि कौन रिस्क ले पा रहा है कौन नहीं ले पा रहा है. एज यू सेड राइट, कि पढ़ने में बहुत अच्छा था मैं, MBA भी बहुत अच्छा निकला एंड आई एम एट वेरी गुड प्रोफाइल जब मैंने अपना जॉब क्विट किया. हाँ. पर मैं ये कहना चाहूँगा सारे व्यूअर्स को कि अगर कंपनी आपको एक एक्स अमाउंट पे कर रही है और आप एक अच्छी पोजीशन पे है तो आप समझ लीजिए कि आप 2x के बराबर है. ये मेरा कहना है. Okay. कि आप 2x के बराबर हैं तो ये ठीक है. कंपनी आपको एक्स अमाउंट पे करेगी. और सेकंड, आप जब नौकरी को नौकर की तरह करेंगे तो आप ज़िंदगी भर नौकर रहेंगे, और आप नौकरी को बॉस की तरह करेंगे तो आपका बॉस बनना निश्चित है. तो नौकरी को इस तरह करिए कि कहीं ना कहीं आपको बॉस की आपकी रिक्वायरमेंट हो. मैंने अपने करियर में जो भी जॉब्स की उसमें जॉब इस तरह से की कि मेरे बॉस को हमेशा मेरी रिक्वायरमेंट रही. तो मेरे पास एक कॉन्फिडेंस था जॉब छोड़ने के पहले कि बाई चांस मैं बिजनेस करता हूँ और 1-2 साल में फेल भी होता हूँ तो वापस इस इंडस्ट्री में मुझे लेने वाले बहुत लोग हैं. इवन मेरे बॉस मुझे 2x या 2.5x पे वापस हायर कर लेंगे. क्योंकि आप
एक बिजनेस को फेल करके भी बाई चांस आते हैं तो आपके पास वो नॉलेज है जो जॉब आपको कभी दे नहीं पाएगा। तो ये एक मेरे पास मानिए कि गॉड गिफ्टेड पावर था कि मैं समझ पाया था कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ, और एक रिस्क टेकिंग कैलिबर था कि मैंने रिस्क ले लिया सर, और अच्छा लगा रिस्क लेने के बाद। आज आप देख रहे हैं कि आपके साथ बैठने का मौका मिला है। तो मैं सबको कहूँगा, सारे व्यूअर्स को, कि ज़िंदगी में आपको ज़िंदगी एक ही मिली है, और जो रिस्क लेता है वो ज़रूर आगे बढ़ता है, बस रिस्क लेना ना छोड़े। गॉड, सो रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो ये आपने शुरू किया। जी सर। सो ये बोलते हैं ना, ऐसा रिस्क एक खुद का अंदर से होता है, हम्म, एक होता है 4 लोग क्या कहेंगे। हम्म, 4 लोग कोई नहीं होते, घर वाले, पेरेंट्स है, वाइफ है, ये है वो है। सही बात तो है। कई बार रिस्क हम लेना चाहते हैं, वो लोग रोक लेते हैं। तो हाँ जी। कभी वो कोई रिफ्ट हुआ या वहां से कोई दिक्कत नहीं आई? सर एक्चुअली क्या था ना, मेरे फादर या मेरे पूरे परिवार में, मेरे पूरे खानदान की मैं बात करूं तो किसी ने कभी जॉब ही किया था, मतलब बिजनेस किया ही नहीं किया ही था। नहीं था। तो जब मैंने पहली बार ये बात रखी कि पापा मुझे ये बिजनेस करना है, तो बीइंग अ बिहारी फैमिली, यूपी से और बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ, तो उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे सुना दी इसीलिए मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि XYZ ये फलाना डिंग का ऐसा XYZ सुना दिया। एट दैट टाइम मैं डीमोटिवेट हो गया। फिर मैं 1-2 महीने जॉब कंटिन्यू किया। फिर मैंने आके पूछा कि व्हाट इज़ योर बेसिक रिक्वायरमेंट, आप उससे क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो एक्स अमाउंट तो मुझे पे कर रहा है हर मंथ, तेरी जॉब से जो सिक्योर्ड है, वो अमाउंट मुझे चाहिए। तो मैंने कहा दैट्स इट, वो अमाउंट के लिए मैं आज ही डॉक्यूमेंट साइन कर देता हूँ। क्या बात। मैंने कहा कि हाँ, आप वो वो एक- अमाउंट, ठीक है। हाँ, वो आप अमाउंट मुझसे पापा लेते रहिए, हाँ। पर मुझे एक फ्रीडम दीजिए, मुझे ज़्यादा नहीं 2-3 साल दीजिए अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो जो आपने 4 लोग की बात की, वो 4 लोग घर में ही है। हाँ, घर में होते, 4 घर लोग में बाहर ही है, नहीं वो होते। 4 लोग बाहर का कोई नहीं होता, क्योंकि बाहर वाले को जेन्युइनली आपके साथ नहीं पड़ा कि आप बराबर। क्या कर रहे हो। बराबर है। सबसे जो पहले जो 4 लोग हैं, आपके माता पिता, भाई बहन, आपकी वाइफ, यही सब आपको रोकेंगे। तो मैंने उनको कन्विंस इस तरह से किया कि पापा जो आपको अमाउंट मिल रहा है वो अमाउंट आपका चालू रहेगा, आपको वो बंद नहीं करूंगा। प्लस मैंने अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो मेरे घर के नीचे से ही स्टार्ट किया था। ओके, तो जहाँ रहते मैंने थे अपने, हाँ, पापा की ही दुकान पहले रेंट पे ली, और मेरे फादर थोड़े से हिटलर टाइप के हैं, और वो अच्छा था कि वो थे। हाँ, ठीक है। अच्छा था वो For थे। उन्होंने उस दुकान का रेंट भी मुझसे लिया, डिपॉजिट भी मुझसे लिया, और उसके बाद मुझे दुकान पास ऑन की कि हाँ, यहाँ से आप बिजनेस अपना स्टार्ट करो। ओके। तो वो इट इज़ अ गुड पार्ट, क्योंकि मुझे हर महीने कुछ फिक्स खर्चा निकालना था। अगर वो दुकान फ्री में मिलती तो मेरे पे वो रिस्क नहीं होता बराबर जो है। उसके बाद हुआ। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे लिए मोटिवेशन में काम कर गई, क्योंकि मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था। और एक बात मैं और सबको कहना चाहूँगा कि बहुत बार मुझे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि प्रशांत जी, सक्सेस होने का क्या मंत्र है। सर मैं मानता हूँ सक्सेस होने के लिए आपके पास प्लान भी नहीं होना चाहिए। लोग बोलते हैं प्लान भी होना चाहिए। होना चाहिए। मैं बोलूँगा जब आपके पास प्लान भी है तो आपका प्लान है सफल होने के चांस कम हो जाते हैं। जब आप पूरे दिल से किसी काम को करोगे और आपके स्टेक पे सब कुछ लग गया है कि आप सब कुछ ही खो दोगे, तो मुझे लगता है आपके कामयाब होने फिर के वो चांस पूरा ज़्यादा जोर है। लगेगा। क्योंकि आप बराबर है। पूरा जोर लगा देंगे। आपको पता है कि यार अब यहाँ से पीछे मुड़ ही नहीं सकता मैं, कोई प्लान भी नहीं है। तो मेरे लाइफ में भी मैंने अपने आप को उसी सिचुएशन में रख दिया था। मेरे बॉस ने कहा भी था मुझको कि प्रशांत एक काम कर कि 3 बजे के बाद तू जाके अपना फूड का बिजनेस कर लेना, उसके पहले तो कंपनी को टाइम दे, सुबह 9 से 3। पर मैंने ये सीखा है कि कभी भी 2 नाव पे एक साथ पाँव मत रखिए। सुपर। एक ही नाव पे आप जर्नी करिए और उसी बिजनेस को, उसी पर्टिकुलर चीज़ को 100% फोकस दीजिए, तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है। तो इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई Courageous। सर, और आज मैं आपके साथ बैठ पा रहा हूँ। सो करेजियस, मुझे ये दिख रहा है कि आपको ये ऑफर भी था कि आधा टाइम आप जॉब कंटिन्यू कर लो, हाँ, तो आधा 100%। टाइम ये करो, बट आपने उसको कंप्लीटली छोड़ दिया। हाँ, सर मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा, तो ना मैं यहाँ का रहूँगा ना मैं वहाँ का रहूँगा। और जो बॉस आज मुझे प्यार कर रहा है इतना, जो इस कंडीशन पे भी रोकने को तैयार है, वो गालियां देना शुरू वो कर कल देगा। से गालियाँ देना शुरू कर देगा। तो मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता था। एक मेरी वैल्यू वहाँ पे बनी थी, ठीक तो है। मैं चाहता था 1 साल कंप्लीटली चला जाऊँ और शायद ठीक है। 1 साल बाद आऊँ तो वैल्यू वहाँ पे रहेगी। गॉट। और मैंने ये देखा कि शायद दोनों बिजनेस एक साथ मैनेज करना उस टाइम पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल नहीं हो पाता। फ्यूचर में आप एक अमाउंट कमाने के बाद वो आपके लिए पॉसिबल हो जाता है, एक नॉलेज आने के बाद आपके लिए पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपके लिए टीम काम करने लगती है। तब हम लोग खुद काम कर रहे हैं तो वो पॉसिबल मेरे लिए नहीं था। ठीक है, गॉट। और मुझे जो अभी पूरे कन्वर्सेशन, पापा वाले कन्वर्सेशन, एक चीज़ जो पावरफुल जो ये लगी, नॉर्मली ये यंगस्टर के साथ होता है, इसलिए मैं खास यंगस्टर से बात कर रहा हूँ कि पापा से लड़ते रहते कि आप मुझे फ्रीडम नहीं दे रहे हो, फ्रीडम नहीं दे रहे हो, फ्रीडम नहीं दे रहे हो। आपने जो अच्छी चीज़ की वो क्या की,
आपको चाहिए क्या, बस that's और it. आपको जो चाहिए वो नॉर्मली पेरेंट्स को यही चाहिए होता है, सेफ्टी सिक्योरिटी, उनको एक वो पैसा चाहिए होता है, वो आपने सिक्योर कर दिया एंड यू गॉट योर फ्रीडम. 100%. सो वेरी वेरी पावरफुल वे टू डील, इंस्पायरिंग. थैंक यू सर. चलिए, चटपटा ब्रांड कैसे शुरू किया? आपने जॉब छोड़ दी, फिर ये चटपटा ब्रांड कैसे शुरू किया? व्हाट वाज योर इनिशियल जर्नी? ओके सर, चटपटा का ऐसा था कि मेरा जो एडुकेशन था वो मेरे घर से काफ़ी दूर हुआ था. ओके तो वन डे व्हाट हैपन कि मैं घर पे लीव पे था एंड मैं निकला, अपने घर के बाहर निकला. तो जहाँ जिस एरिया में मैं रहता था, मैंने देखा कि उस एरिया में मुझे जो पसंद है या जिस क्वालिटी का स्नैक्स मुझे चाहिए वो अवेलेबल नहीं था. तो मुझे जाना पड़ा मेरे घर से 7-8 किलोमीटर दूर वो स्नैक्स लेने के लिए. तो मैं जब रिटर्न कर रहा था तो मुझे लगा यार कि ऐसा कोई भी स्नैक्स नहीं है जो टीयर 2 में, ऐसा कोई प्लेयर नहीं है टीयर 2 के लिए स्पेशली कि जो क्वालिटी स्नैक्स प्रोवाइड कर पाए. वहाँ पे स्नैक्स के प्लेयर बहुत थे, हाँ, पर बराबर. मुझे हाइजीन का बहुत बड़ा इशू था. तो मैंने हाइजीन के लिए मुझे माइंड में आया कि टीयर 2 में एक स्कोप मुझे दिख रहा है कि स्टोर तो है पर क्वालिटी एट बेटर प्राइस, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ कोई प्रॉपर एक प्रोडक्ट पूरा एक बास्केट नहीं दे पा रहा है. तो मुझे एक आइडिया आया कि ये गैप मुझे मार्केट में दिखा, और मेजरली उस टाइम पे भी मैंने सोचा कि हम लोग टीयर 1 से स्टार्ट करते हैं. पर टीयर 1 को मैंने नजर डाला तो थोड़ा सा क्राउडेड ज़्यादा था. बराबर है. और रियल जो भारत है, आज का जो रियल भारत है वो टीयर 2 और उसके आगे है, जो बराबर. मुझे दिखता है. 90% भारत आज भी रियल भारत आपको टीयर 2 में मिलेगा. बराबर है. तो मैंने वहाँ से स्टार्ट करना जर्नी को ज़्यादा ईजी समझा, आसान समझा, और मैंने जर्नी वहाँ से स्टार्ट की. और टीयर 2 की एस्पिरेशंस भी है. 100% टीयर 2 की एस्पिरेशन तब टीयर 1 वाली बनने की है भी, सही वो बात. ज्यादा हो जाता है. 100% उनको एक एक्सपिरेशनल वैल्यू है. जो प्रोडक्ट it. आप टीयर 1 में ले रहे हैं वो टीयर 2 में इजीली अवेलेबल नहीं है. तो जब उसको आप टीयर 2 में रेप्लिकेट कर देते हैं तो उनके लिए एस्पिरेशन है, तो आपका वहाँ पे कहीं ना कहीं सफल होने का चांसेस बढ़ जाता है. Got it. तो फर्स्ट स्टोर जो शुरू किया, जी सर. व्हाट वाज द इनिशियल स्ट्रगल कि किया और जब सक्सेसफुल हो गया, व्हाट वाज द अर्ली डेज, क्या एफर्ट करना पड़ा? सर बिजनेस इज़ नेवर इजी जॉब. मुझे लगता है कि बिजनेस इज़ अ टफेस्ट जॉब. पहले तो बिजनेस का एक डेफिनेशन दे दूँ. लोग सोचते हैं कि बिजनेस आप 10-12 घंटे में कर लोगे. सर एक सैलराइड पर्सन होता है वो 10 से 12 घंटे जॉब पे रहता है, पर बिजनेस है वो 24 आवर का जॉब है. ओके. 24 घंटे आपको अलर्ट रेस पे रहना पड़ता है. तो इनिशियली जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो वी वर इनटू द आईटी इंडस्ट्री, और हम लोगों ने आईटी इंडस्ट्री से सीधा जंप किया फूड इंडस्ट्री. और वो बड़ी ट्रिकी इंडस्ट्री है. बहुत ट्रिकी इंडस्ट्री है सर. उस टाइम पे नहीं लगता था. उस टाइम पे हमको लगता है कि यार क्या ही रॉकेट साइंस होगा. हमको यही लगता है क्या ही रॉकेट साइंस होगा. 2 कारीगर रखने हैं, हाँ. काउंटर सेटअप करना है, बिल मारना है और धंधा चालू. हाँ, बराबर. सबके माइंड में यही पाव आता लाए, है. बड़ा बना है, बड़ा डाल के देना है. और बीइंग एमबीए गाय मुझे लगता था कि यार फ्रेंचाइजी भी लेके मैं क्या करूंगा. मैंने खुद ने पढ़ाई की है, गुजरात के एक लेवल पे लीड किया है, तो मैं कहीं ना कहीं ये बिजनेस को इजीली चला लूंगा. पर दैट वाज मिथ, एंड वो मेरा एक गलत कॉन्सेप्ट था बिजनेस को लेके, इस बिजनेस को लेके. तो इनिशियल लाइफ में पहले 3-4 साल हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, क्योंकि हमको प्रोडक्ट मार्केट फिट का कॉन्सेप्ट उस टाइम पे नहीं पता था कि हमारे पास एक प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है. मार्केट में क्या प्राइस पॉइंट पे क्या क्वालिटी क्या वैल्यू देना पड़ता है, दैट वी डोंट नो. तो बहुत ज़्यादा इवेंट बट आए, बहुत ज़्यादा हमको स्ट्रगल्स आई, और उस स्ट्रगल को धीरे धीरे सीखते सीखते इम्प्रूव करते करते 10 साल में आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं सर. So, कोई स्पेसिफिक स्ट्रगल इनिशियल टाइम की? सर इनिशियल टाइम पे इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पेन है कि आपको हर 10 किलोमीटर पे आपका टेस्ट चेंज हो रहा है, क्योंकि कम्युनिटी चेंज हो रही है. ओके. आप देखिए आज आप सूरत की ज्योग्राफी को देखें अगर, तो वेसू में एक अलग तबक्के के लोग हैं, उदना पांडेसरा में अलग तबक्के के लोग हैं, अड़ाजन में जाएंगे अलग तबक्के के लोग. सब जगह अलग अलग टेस्ट चलता है. हाँ, सब जगह टेस्ट थोड़ा बहुत अलग चलता है, ज्यादा नहीं हाँ, बोलूंगा, थोड़ा बहुत. हाँ. लेकिन पब्लिक बहुत अलग है. ओके. आप इकोनॉमिक वाइज पब्लिक देखें तो वेसू में एक ए और A+ कैटेगरी का पब्लिक रहता है. उधना में जो पब्लिक रहता है वो शायद वो अफोर्ड ना कर पाए जो वेसू वाले अफोर्ड कर पाए. ठीक है. तो पहला जो मेरा प्रॉब्लम आया वो आया था सर के क्वालिटी को लेके. हम लोग एक बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एक रिजनेबल रेट में बेचना चाह रहे थे, पर जिस एरिया को मैं सर्विस कर रहा था टीयर 2 या टीयर 3 उसको गिन लीजिए, दे आर नॉट रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट कि यार ये प्रोडक्ट इस प्राइस पॉइंट पे हम लोग नहीं ले पाएंगे. उनका बाइंग कैपेसिटी नहीं था. ठीक है. देन हम लोगों ने पार्ले-जी पॉलिसी को अप्लाई किया कि जहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा बड़ा था हमने पिज़्ज़ा को छोटा किया. क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमने साइज में कॉम्प्रोमाइज़ किया. साइज में कॉम्प्रोमाइज़ किया ठीक है. कि यहाँ पे 10 इंच बेचने की जरूरत नहीं, आप 7 इंच में भी काम चला लोगे.
जंबो बर्गर बेचने की जरूरत नहीं, आप छोटे बर्गर में काम चला लोगे। बहुत बड़ा समोसा करने की जरूरत नहीं है, आप छोटे समोसे से काम चला लोगे। तो हमने क्वालिटी वही पकड़ के रखा, पर हम लोगों ने क्वांटिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया, मतलब क्वांटिटी थोड़ी कम कर दी। सेकंड ये था सर कि बाइंग पैटर्न को समझना बहुत मुश्किल था हमारे लिए। इनिशियली जब आप नए धंधे में आते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि आपको डे वाइज बिलिंग का नहीं पता, आपके पास कोई डेटा पैक नहीं है कि भाई दिवाली के दिन धंधा कैसा रहेगा, हाँ। उत्तरायण के दिन कैसा रहेगा, पूरा जो श्रावण मंथ है वो धंधा कैसा रहेगा, पूरा नवरात्रि का जो डे है वो धंधा कैसा रहेगा। आपके पास 365 दिन का कोई एनालिसिस नहीं होता। बराबर है। तो तब प्रोडक्ट में बहुत ऊपर नीचे होता है कि कभी आप स्टॉक आउट हो जाते हैं और कभी आपका स्टॉक स्टॉक बच जाता है, तो आपका वेस्टेज बहुत आता है। उसके बाद आप अगर प्रॉब्लम की बात करें तो बहुत सारे लाइसेंसिंग इंडस्ट्री को मिल लेने पड़ते हैं, बराबर है। नंबर ऑफ लाइसेंस है, जिसका नॉलेज एक इनिशियल बिजनेस लेवल पे नहीं होता है आपको। जैसे आप बिजनेस को ग्रो करते हैं आपको बहुत सारे लाइसेंसिंग बीच में पार्ट आपको एड ऑन करने पड़ते हैं, तो लाइसेंस का नॉलेज नहीं था। वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए पेन पॉइंट था, क्योंकि लाइसेंस लेना गुजरात में थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, तो वो एक प्रोसेस हमको एक पार करना पड़ा। मोटा मोटी 3-4 चैलेंजेस के बाद हम लोगों ने क्वालिटी रेट और क्वांटिटी को पकड़ के रखा और टेस्ट को पकड़ के रखा, तो कहीं ना कहीं सफलता 1 साल में हमको मिल गई। पर हाँ, पहला स्टोर सेट करने में मिनिमम 1 साल का टाइम हमको लग गया था। गॉट दैट। ठीक है। सो इनिशियली यू आर कंप्लीटली वो स्ट्रीट स्टाइल मेनू था, जितना मैंने स्टडी किया है स्ट्रीट स्टाइल, आलू पूरी, चाट, समोसा, कचौरी, ये सारी चीजें थी। जी जी। वहां से लेके अभी एकदम ऐसे बोल दो इंटरनेशनल टाइप का पूरा मेनू करना। हाँ जी। सो हाउ दिस शिफ्ट केम? सर इसमें ऐसा है कि ये बातें थोड़ी लंबी चलेगी, हाँ तो आप बोर हो जाए तो हाथ रेज कर दीजिएगा तो मैं रोक दूंगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा जो है रियलिटी है वो हम तो अपना शेयर करनी है। ठीक है। जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी जाएगा। सर हम लोगों ने नाम चटपटा इसलिए रखा था क्योंकि मैंने ये स्टडी किया कि भारत के बाहर से काफी ब्रांडें आ रही हैं इंडिया में, जो ब्रांड बन रही है। हाँ। मैकडी हो गया, बर्गर किंग हो गया, हाँ, डोमिनोज बराबर, हो गया, बराबर। स्टारबक्स हो गया। मैंने कहा कोई इंडिया ओरिजिन ब्रांड ऐसा नहीं हो जो यहाँ से ओरिजिन करके बाहर गया हो। बराबर। ओके, कोई नहीं मिल रहा था मुझे। सेकंड कि इंडियन कुजीन को लोग उतना टारगेट नहीं कर रहे हैं, पहले नहीं कर रहे थे, जबकि इंडियन कुजीन बहुत अच्छा कुजीन बहुत है, अच्छा कुजीन है, और कंपेयर टू दैट कुजीन हेल्दी भी है। हेल्दी भी है। ओके, तो हमारा ट्रायल यही था, वाई चटपटा, क्योंकि हमको चाट ही बेचना था। हमारे माइंड में था आई बिलोंग्स टू यूपी, तो बनारस आप जाएंगे या लखनऊ आप जाएंगे, वहाँ की स्पेशलिटी चाट है। चाट है, तो बराबर। मैं वहाँ का जो टेस्ट था वो कहीं ना कहीं सूरत में लाना चाहता था, तो हम लोगों ने उस टेस्ट को रेप्लिकेट भी किया। इवन कारीगर हम लोगों ने यूपी, बिहार, लखनऊ, जो चाट के स्पेशलिस्ट कारीगर के, उनको यहाँ लेके आए। ठीक है। और हम लोगों ने वो चीज़ स्टार्ट की। लेकिन कुछ टाइम के बाद हमको समझ में आया, जैसे मैंने आपको अर्ली बताया कि ये फूड इंडस्ट्री में जो भी आप पहले सोचते हो वो बाद में चेंज होता है। ठीक है, हर इंडस्ट्री में होता है। तो हुआ ये, कुछ टाइम के बाद हमको समझ में आया कि चाट में कंसिस्टेंसी लाना बहुत मुश्किल है सर, टेस्ट में कंसिस्टेंसी लाना बहुत मुश्किल है। हमने सारी SOPs लगा दी, लेकिन बंदा चेंज होता है, बंदा चेंज होता है। जैसे आज चाट मैं बना रहा हूँ और कल मेरा कोई बंदा बनाएगा, तो बंदा चेंज होते ही चाट का टेस्ट चेंज हो जाएगा, और बराबर। टेस्ट चेंज हो जाएगा। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमको आ रहा था। सेकंड, कास्ट और कम्युनिटी चेंज होते भी चाट का टेस्ट चेंज होता है। अब ये कैसे होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ सर। गुजराती लोग जो मीठा तीखा खाते हैं वो एक लोअर साइड का तीखा है, और मराठी जो तीखा खाता है वो हायर साइड तीखा। तो मेरे एम्प्लॉय को कोई आके बोले कि तीखा बनाना है, तो वो एक SOP के हिसाब से तीखा डाल देगा। अब वो चाट अगर गुजराती के पास गई तो वो उसके लिए एक्सट्रीम तीखा है, एक्सट्रीम तीखा है, और मराठी के पास गई तो बोलेगा और तीखा करो। तो ये कंफ्यूजिंग पार्ट आ रहा था। जब हम काउंटर पे कभी कभी स्टडी करते थे तो कंप्लेन आती थी, सर इट इज़ सो तीखा। तो मैंने खा के देखा तो आई बिलोंग्स टू यूपी, तो मुझे तो यार ओके लगा कि नहीं ओके है। पर फिर मैंने देखा कि वो काठियावाड़ी समाज से हैं, महसाणा से हैं, वो लोग तीखा बहुत कम खाते हैं, तो उनके लिए तीखा है। तो वो चैलेंज मुझे तब समझ में आया कि तीखे के भी डेफिनेशन कास्ट वाइज और रीजन वाइज अलग अलग हो, बराबर है। सेकंड कि हमारा इंडियन जो पैलेट है, इंडियन जो फूड है, सब कुछ फ्रेश है, कोई भी आइटम इसमें फ्रोजन नहीं है, बराबर। तो आप इसको अगर फ्रोजन नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको सेल्फ लाइफ नहीं दे पा रहे, तो आपको रोज इसको बनाना, स्केलेबिलिटी खत्म हो जाती है। रोज इसको आपको बनाना है। अब रोज बनाने का चैलेंज क्या आता है कि आपका एक एक्स कारीगर है, वो 365 दिन काम नहीं करने वाला, कभी वो छुट्टी लेगा या कभी वो 1 महीने 2 महीने की लीव पे गया, तो आपका टेस्ट कहीं ना कहीं चेंज होगा। तो हम लोगों ने कोशिश भी की स्केलेबिलिटी के हिसाब से। सबसे पहले एक कोशिश हमने की कि भाई SOP स्टैंडर्ड कर देते हैं, और कहीं ना कहीं इंडियन आइटम्स को भी, समोसा हो गया, वड़ा पाव हो गया, इसको फ्रोजन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं।
पहला रीज़न ये था, कोशिश करते हैं, तो जिसको हम कहीं ना कहीं कुछ हद तक कर भी पाए, लेकिन टेस्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आ ही जाता है कि क्योंकि जो चीज़ आप फ्रेश खा रहे हो और कोई चीज़ आप फ्रोजन खा रहे हो तो टेस्ट में फर्क आएगा आएगा ही आएगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आया था। और ड्यूरिंग दैट मार्केट सर्वे हम लोग थोड़े से बड़े हो चुके थे, 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग थोड़े बड़े हो चुके थे, हमने ISO के लिए अप्लाई किया, तब उनके तरफ से कुछ हमको गाइडलाइन आई कि हमको आपके वेंडर के सर्टिफिकेशन लगेंगे। अब ये मेरे फास्ट फूड जर्नी का बहुत बड़ा चेंजिंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था। इसके पहले सर हम लोगों ने कभी भी वेंडर ऑडिट नहीं किया था, जो टर्म भी हमको नहीं पता था ऑनेस्टली। कोई वेंडर ऑडिट नाम का चीज होता है, हमारे माइंड में ये था, नॉर्मल बिजनेसमैन के माइंड में आज भी यही होगा कि हमके ऊपर से माल जो सप्लाई हो रहा है वो अच्छा ही होगा। हमारे माइंड में तो यही रहता है कि यार ऊपर से माल आ रहा है, अच्छा ही होगा। तो हमने जब वेंडर ऑडिटिंग के लिए हम 2-4 वेंडर के यहाँ गए तो एक चीज़ और देखने को मिली कि कुछ चीज़ों में हैवी लेवल पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, हाइजीन का कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। अब ये अप्रैल में 2020 की आपको मैं बात कर रहा हूँ। मैं कुछ वड़ा पाव की फैक्ट्री में गया, पाव का बन कैसे बनता है, बिकॉज वी आर गुड प्लेयर इन वड़ा पाव, दाबेली ऑल्सो। सूरत में आपको पता होगा दाबेली करके चलता है, ब्रेड पकौड़ा, आलू पूरी वगैरह। तो हम लोगों ने जब ऑडिट स्टार्ट किया, 4-5 फैक्ट्री का विजिट किया, तो हम लोग कहीं ना कहीं सर पकड़ के बैठ गए, क्योंकि हाइजीन पे जिस लेवल का कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था और क्वालिटी पे जिस लेवल का कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था, हमको लगा कि ये प्रोडक्ट को स्केल हो जाए तो भी नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे हम उस लेवल पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी थी। हम लोग ऑलरेडी 4-5 स्टोर खोल चुके थे, तो हम लोग चाहते तो और उसको स्केल करते, पर कहीं ना कहीं मुझे अंदर से पता चल गया था कि यार ये क्वालिटी लोगों को खिलाने लायक नहीं है। तो जो चीज़, मेरा एक मानना है बिजनेस में कि जो चीज़ मैं नहीं खा सकता, जो मेरा बच्चा नहीं खा सकता, वो मैं बाहर नहीं खिलानी। वो आइडियोलॉजी मैं पहले से लेके चल रहा हूँ। टिल डेट मुझे पता नहीं था सर, जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि इमीडिएट इसको करेक्शन में लाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग अगर पूरा लाइनअप बंद कर देते तो बिजनेस ही पूरा ठप हो जाएगा। तो हम लोगों ने 6-7 महीने का टाइम लिया, धीरे धीरे हमारे इंडियन क्यूजिन को हमने डाउन किया, और जो क्वालिटी पार्ट है, जो वेस्टर्न क्यूजिन है, उसको धीरे धीरे हम लोगों ने अप किया। और एक लेवल पे आने के बाद हमने कंप्लीटली, ड्यू टू क्वालिटी और ड्यू टू कॉम्प्रोमाइज इन हाइजीन, हमने पूरा एक बिजनेस को शट डाउन किया, जो एक टाइम पे हमारा 100% ऑफ चंक था। तो इट इज वेरी लेंथी एंड क्रूशियल पार्ट इन अवर बिजनेस, क्योंकि हम लोग एक उस कैटेगरी को छोड़ रहे थे जो हमारा नाम था, चटपटा। बराबर है। तो चटपटा से कहीं ना कहीं हमको फास्ट फूड प्लेयर बनना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। ये जर्नी सर मैं आपको बयान नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इट्स वेरी पेनफुल। रातों की नींद हराम हो गई थी। 2-3 साल हम लोगों ने लगा दिए नया प्रोडक्ट को डेवलप करने में, नई कैटेगरी को डेवलप करने में, और आपका एक कस्टमर बन चुका है। और इवन फ्रेंचाइजी को भी समझाना पड़ता है कि अभी ये नहीं, हम ये बेचेंगे। इवन तो कस्टमर आपका बन चुका है, आपके पास लाखों का डेटाबेस है, जो रोज आके पूछेगा सर समोसा कहाँ गया, वड़ा पाव कहाँ गया, और मैं उनको नहीं बोल पा रहा हूँ कि यार हाइजीन या टेस्ट कॉम्प्रोमाइज या तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज की वजह से हम लोग आपको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये बातें मैं उस टाइम पे नहीं करना चाहता था। तो कहीं ना कहीं इट्स वेरी पेनफुल जर्नी, पर हाँ, ड्यू टू हाइजीन, ड्यू टू क्वालिटी, हमको पूरी इंडस्ट्री धीरे धीरे ये करनी पड़ी। और अगर हाइजीन और क्वालिटी मेंटेन करना होता तो कैपेक्स बहुत बड़ा लग जाता, क्योंकि वो सब हमको चीज़ें इन हाउस बनानी पड़ती, बराबर, जो कहीं ना कहीं वायबल नहीं था। और आज भी इंडिया में कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो वो काम कर पा रहा है, बराबर। क्योंकि आपको जब इंडिया लेवल पे स्केल करना है तो वो चीज़ थोड़ी सी टफ हो जाती है। वो सिंप्लिसिटी हो जाती है। वेस्टर्न कुजिन की एक खास बात है, इट बिकम सिंपल, तो स्केलेबल बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। गॉट इट, ठीक है। सो अब ये तो हो गया कि आप वो इंडियन से वेस्टर्न कुजिन हो गया, 8 स्टोर हो गए, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। जी सर। सो अक्रॉस द सेंटर्स हाउ यू मेंटेन द क्वालिटी और कस्टमर का एक्सपीरियंस सेम रहे, वो कैसे इंश्योर करते हो? एक तो गया फूड और एक होता है कस्टमर का एक्सपीरियंस, दोनों चीज़ें कैसे इंश्योर करते हो? जी सर, फ्रेंचाइजी मॉडल में क्या होता है कि हमारा एक सेंट्रलाइज किचन होता है और एक सेंट्रलाइज वेयरहाउस होता है। आज भी जो चटपटा का पूरा बाइंग होता है वो एक ही जगह पे होता है, सेंट्रलाइज होता है। और क्वालिटी चेक करने के बाद पहले तो हम लोग वेंडर ऑडिट अब स्टार्ट कर दिए हैं कि हमारा जो भी सप्लाई करता है उसका ऑडिटिंग हम हर 6 महीने में ले रहे हैं। उसके यहाँ सरप्राइज विजिट होती है, और जो हमारा प्रोक्योरमेंट आ रहा है वो नेशनल या इंटरनेशनल प्लेयर से आ रहा है। इवन कोई गुजरात का प्लेयर आज हमको कुछ सप्लाई नहीं कर रहा है, बराबर, क्योंकि क्वालिटी का स्टैंडर्ड मुझे आज वी आर नाउ अ बर्गर प्लेयर। तो आज मुझे कम्पीट करना है बड़े जायंट के सामने, 2 बड़े जायंट के सामने ऑलरेडी मुझे कम्पीट, बराबर है। और होता ये है इंडिया की माइंड में कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो सीधा आपका कंपैरिजन
बड़े जायंट के साथ ये लोग कर बराबर, देंगे, बराबर। इरिस्पेक्टिव ऑफ क्वालिटी प्राइस आपका नहीं देखेंगे, वो सीधा कंपेयर कर देंगे। तो ये होता है कि आपको क्वालिटी एक स्टैंडर्ड लेना पड़ता है। तो हमारा जो भी बाइंग होता है आज, वो सेंट्रली हमारे किचन में होता है। वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल चेक करने वाला बंदा है, वो सारे प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करेगा। जबकि वो इंटरनेशनल ब्रांड से सप्लाई हो रहा है, फिर भी हम क्वालिटी चेक करेंगे और सारे ब्रांड को हम लोग अल्टरनेट डे सप्लाई देते हैं। ये पार्ट हुआ हमारा सप्लाई चेन का। इसके बाद जो हमारा पार्ट आता है सर, वो आता है क्वालिटी चेक का, कि हम लोगों ने रखा है एक इंस्पेक्टर करके बंदा, हम लोग उसको इंस्पेक्टर ही बुलाते हैं, जो हर ब्रांच में जाता है, वीकली या हाफ मंथली 15 दिन पे जाएगा और सरप्राइज विजिट करेगा कि भाई कहीं भी जो क्वालिटी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं उसको छोड़ के कोई दूसरा प्रोडक्ट तो यूज़ नहीं हो रहा। ओके, और अगर वो कोई चीज़ पाई गई जो कि आज तक पाई नहीं गई है, क्योंकि पेनल्टी हमने बहुत हाई रखी है कि बाई चांस अगर आप कोई एक्स अमाउंट भी बाहर से लेते हैं कोई पर्टिकुलर आइटम, तो आपके पेनल्टी बहुत हाई लगेगी। हाँ। तो आज तक मेरे स्टोर पे ऐसा नहीं हुआ कि कुछ भी बाहर से आ रहा है। सुपर। वो चीज़ को हम लोगों ने एक कंट्रोल में पहले दिन से हाँ, नहीं रखा तो हुआ पाव है, कोई हाँ। पेटी है, कोई सॉस है, वो तो बाहर से लाना कोई बड़ी कुछ भी, चीज नहीं हाँ, है। कोई भी चीज़। और हमको ये इंश्योर इसलिए करना है, फ्रेंचाइजी को ये प्रोडक्ट हम लोग 100% इसीलिए सप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमको क्वालिटी पे कंट्रोल रखना है। हमको Got it. क्वालिटी पे कंट्रोल रखना है। वो तभी हो पाएगा जब सप्लाई एक सिंगल पॉइंट से आएगा, तो ही आपको अक्रॉस द ब्रांड आपको एक सेम क्वालिटी मिलेगी। अब आपने एक बात की थी, टेस्ट कैसे आप लोग एक्सपीरियंस कैसे एक्सपीरियंस अपने? कैसे ये करते हैं सर। तो हम लोग की एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग मॉड्यूल की टीम है। जैसे कोई भी फ्रेंचाइजी अपॉइंट होता है हमारे यहाँ, तो सबसे पहले उसको 1 से 1.5 महीने की ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। ओके। ओके, उसके बाद उसको बैक ऑफिस की भी एक ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद जो फाइनल ट्रेनिंग होती है वो मेरे पार्टनर है संजय पोगुल, वो उनके साथ 5 या 7 दिन की एक ट्रेनिंग लेते हैं, जहाँ पे कस्टमर की सर्विस के लिए किस तरह कस्टमर को ग्रीट करना, किस तरह कस्टमर को वेलकम करना, किस तरह कस्टमर का बिल बनने से लेके एग्जिट पॉइंट तक आपको उसका ध्यान रखना, ये सारी बातें उनको वहाँ पे सिखाई जाती है। और बहुत बार इस बातों का इंश्योर करने के लिए हम लोग डमी कस्टमर भी भेजते हैं अपने स्टोर पे, कि भाई आप जाइए डमी कस्टमर बन के, एज ए कस्टमर जाइए और जो भी उसका रिपोर्ट है वो स्टोर का ला के दीजिए। क्या बात है। सर सर्विस इज सब्जेक्टिव, फिर भी मैं आपको हाँ, बताऊंगा जो फिर भी service- अपनी ओर से चेक पॉइंट तो हाँ, रखने पड़ेंगे। बस वही मैं बता रहा हूँ, सर्विस इज सब्जेक्टिव। शायद आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग हाँ, है, बराबर है। फिर भी हम लोग इंश्योर करना चाहते हैं कि 90% सर्विस हर काउंटर पे एक स्टैंडर्ड तो मेंटेन हो। स्टैंडर्ड तो मेंटेन हो, एक एसओपी तो मेंटेन हो। आप लोग उसको 100% पे नहीं ले जा सकते, पर हम लोग 90-95% तक ये सर्विस हर स्टैंडर्ड पे दे पा रहे हैं सर। गॉट। अब जो नेक्स्ट एंगल जो मुझे दिख रहा है, सब तरफ हेल्थ 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 की बात हो रही है। अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी मेंटेन करें, दैट इज कमेंडेबल। तो ये हेल्थ वाले एरिया में थोड़ा सा ये लोग बोलते हैं ये मैदा हो गया, ये हो गया, अनहेल्दी चीज़ों, तो हाउ यू मेंटेन दिस बिजनेस जहाँ हेल्थ की बातें ज़्यादा चल रही है? सर टू बी ऑनेस्ट, फास्ट फूड इज नेवर हेल्दी। हाँ, बराबर, ठीक है। फास्ट फूड इज नेवर हेल्दी। एंड इंडिया में मुझे जो दिखता है आज भी जो हेल्थ की अवेयरनेस है वो 5-10% लोगों को ही है। 90% जो क्राउड है आज का, वो इंस्टाग्राम को देख के सिर्फ खुश हो रहा है लेकिन खुश हो हेल्थ रहा पे है। लगा हुआ नहीं है। हेल्थ पे लगा हुआ नहीं है, और कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट कंज्यूम करना चाहता है जो इंस्टाग्रामेबल हो। बराबर है। तो मुझे लगता है कि हेल्थ इज़ नॉट अ बिग कंसर्न। मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ अपने आउटलेट पे कि हम लोग हेल्दी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हाँ, क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के लिए उतना बुरा नहीं है जो कचरा market खाओगे या- वो। हाँ, कचरा बराबर खाओगे है। उससे बुरा नहीं है। तो हम लोग वो चीज़ आपको हम लोग दे रहे हैं। तो सर जेन्युइनली मुझे वो चैलेंज आज तक आया नहीं जो सवाल आपने किया हेल्थ को लेके, क्योंकि जो फास्ट फूड पढ़ के नाम आता है मुझे लगता है उसको उसको- पता है हाँ, उसको खाना वो ही है क्या वो। खाने आ रहा है, वो क्या खाने आ रहा है। बराबर अगर है। कोई हेल्थ कॉन्शियस आदमी वो fast मेरे food स्टोर पे पढ़ नहीं के- आएगा। हाँ, वो फास्ट फूड पढ़ के ही नहीं आएगा वो। तो वो कहीं हमको चैलेंज आज तक आया नहीं कि आप हेल्दी बर्गर लॉन्च करिए या हेल्दी पेटी लॉन्च करिए, हेल्दी सैंडविच लॉन्च करिए। वो आज तक हमारे पास वो क्वेश्चन आया क्वेश्चन आया नहीं। गॉट दैट, वेरी वेरी पावरफुल। हाँ, कि वो आएगा नहीं, जो हेल्थ पे काम करना वो इस जगह पे जाएगा ही सेगमेंट में नहीं। नहीं आएगा सर। गॉट दैट। अब ये पूरा टेक्नोलॉजिकल ईरा है, आप कहीं ना कहीं आईटी से थे, हाँ। सो हाउ टेक्नोलॉजी प्लेज अ रोल इन योर बिजनेस? सर आई एम SAP सर्टिफाइड, SAP सर्टिफाइड हूँ मैं। तो पहले एक बात और कर दूँ कि बिफोर स्टार्टिंग दिस बिजनेस मैंने 1 महीना एनालिसिस खूब किया, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ओवर एनालिसिस इज पैरालिसिस। बराबर है। कभी भी इतना एनालिसिस मत करिए कि Action ही नहीं आए। हाँ, एक्शन ही नहीं आए। तो
हमारे जो सिस्टम में अभी आज की तारीख में थोड़ा सा हमारा, मैं चटपटा का टेक आपको समझा दूँ तो हम लोग ऑलरेडी 10 साल से इस फील्ड में हैं। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर, जितने भी इंडिया के लीडिंग सॉफ्टवेयर है, सब कुछ हम लोग ट्राई कर चुके हैं। अब टेक पार्ट हमारी इंडस्ट्री में कहाँ से आता है, मैं आपको समझा देता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम इन्वेंटरी टू बिल द प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर, वहाँ तक का एक टेक पार्ट आता है। तो हमारे पास एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है जो इन्वेंटरी लेता है। उसके बाद वो इन्वेंटरी हम लोग स्टोर को ट्रांसफ़र करते हैं। तो स्टोर को वो इन्वेंटरी इंडिविजुअली अपने काउंटर पे ऐड नहीं करनी, हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे स्टोर पे, अपने आप वो इन्वेंटरी ऐड हो जाएगी। ओके, ऐड हो जाएगी। और जैसे जैसे वो सेल करेंगे वो इन्वेंटरी अपने आप लेस खत्म हो होती जाए, जाएगी। बराबर। और कस्टमर को वो बिल इशू करेंगे, बिल में कस्टमर का नंबर, नाम जो लेना है वो डिटेल लेंगे। तो बाद का जो प्रोसेस है, जो फॉलोअप मारने का कस्टमर को, वो भी हमारे एंड पे हम लोग कर लेते हैं। व्हाट्सअप सेंड करना है, ईमेल सेंड करना है, कस्टमर्स को प्रमोशन भेजना है, इंस्टाग्राम पे कस्टमर को डाइवर्ट करना है, दैट इज़ वेरी इजी अगर आपके पास एक बार उसका नंबर आ गया। तो टेक पार्ट इस तरह से है कि भाई इन्वेंटरी से लेके एंड कस्टमर तक आप जो भी बिल करते हो वो आपको पूरा इजी वे में दिखेगा। आपको फिंगर टिप पे आपका पर डे का डेटा रहता है। जैसे मैंने आपको आगे बताया कि 5-10 साल पहले जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमको आइडिया नहीं था डे वाइज क्या बिलिंग होगा। आज टेक का इतना बड़ा रोल है हमारे बिजनेस में कि आज हमारा वेस्टेज 0% है, ऑलमोस्ट 0%। Okay. हम लोग नील पे बैठे हैं क्योंकि हर डे को हम लोग पहले से फोरकास्ट कर लेते हैं। 10 साल का डेटा है हमारे पास। तो जैसे अब बड़ा त्यौहार आ रहा है उत्तरायण 14 तारीख को, तो हम लोग काउंटर वाइज बता देते हैं कि आपके काउंटर पे लास्ट लगभग ईयर इतना, ये सेल था, हाँ, उसके लास्ट ईयर ये सेल था, तो इस साल आपका सेल एक्सपेक्टेशन ये आएगा, आपको इसकी प्रिपरेशन रखनी है। और हम लोग जिस कैटेगरी में अब आ गए हैं, हमारी जो एक्सपर्टीज आ गई है, हमने वेस्टेज को टेक अनेबल करके ऑलमोस्ट 0 लेवल पे ला दिया है। तो जिससे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है सर। तो जबरदस्त सपोर्ट हो जाता है जो फ्रेंचाइजी लेता है उसके लिए। 100% सर, क्योंकि पहले 1-2 साल में फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा हेडेक रहता है डे को फोरकास्ट करना, हाँ, और वेस्टेज को मैनेज करना। बहुत जगह पे वेस्टेज 2%, 5%, 10% आ रहा है, जो आपका पूरा प्रॉफिट लेके चला जाता है, बराबर है। तो वो यहाँ पे 0 हो जाता है। हाँ, क्योंकि बर्गर अगर वेस्ट हुआ तो पूरी जीरो कॉस्ट ही मेरी जीरो हो गई ना। जी सर। वाह, सो टेक्नोलॉजी से ये पूरी चीजें कंट्रोल हो सकती है और ये बहुत अच्छा डेटा ड्रिवन, यू इवन फोरकास्ट द सेल्स सर आल्सो। आज क्या होता है, आज हम लोग अपने काउंटर को खुद ऑर्डरिंग भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, आपका रॉ मटेरियल भी हम लोग मैनेज करेंगे। ओके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ ऑनर ऑपरेटर्स तो हैं पर बाई चांस दे आर ऑन लीव। हाँ, अब उसके बंदे ने ऑर्डरिंग कर दिया और उसको पता नहीं कि कल क्या बिजनेस होगा, तो हमारा जो बंदा है वेयर हाउस में बैठा है, वो आपको माल भेजने के पहले डेटा को एनालिसिस करेगा, लास्ट ईयर के डेटा से कंपेयर करेगा, लास्ट डे के डेटा से कंपेयर करेगा, और फिर अगर उसको एनालिसिस नहीं बैठ रहा है तो सीनियर से पूछेगा, नहीं तो वो अपने एनालिसिस पे मटेरियल ही आपको वो डिस्पैच करेगा जो आपके काउंटर के लिए रिक्वायर्ड है। ओ मतलब मैंने 100 बर्गर ऑर्डर कर दिया, आपको लगता है कि नहीं डेटा के हिसाब 50 जाएगा तो आप 50 भेजेंगे, और लगता है 150 जाएगा तो 150 भेजेंगे। जी सर, अगर आपने 100 बर्गर ऑर्डर किया है, हमको लगता है कि नहीं 200 भेजने हैं, हाँ, तो हम 200 भेजेंगे विथ क्लियर कट जस्टिफिकेशन। पहले आपको एक कॉल आता है कि सर लास्ट ईयर का डेटा, लास्ट डेटा देखा, अभी जो कस्टमर का मोमेंटम है, जो मार्केट सिनारियो है, आपका बिजनेस एक्सपेक्टेड ये रहेगा, तो आपको ये बर्गर कंज्यूम, मतलब इतना आपको स्टॉक में रखने हैं, ये कैटेगरी आपको इतनी रखनी है। तो ये टेक काम बहुत ईजी कर देता है कि आपके पास इतने साल का डेटा है तो आप इजीली एक कॉल ले पाते हैं। तो फिर भी ये सब टेक आ गया, जी सर। फिर ये पॉसिबल तो है ना कि 200 आपने प्रिडिक्ट किया लेकिन 180 बिका, हाँ जी सर। तो जो बच जाता है फिर उसका क्या होता है? सर ब्रेड का जो सेल्फ लाइफ है ना, हम लोग ब्रेड एक नेशनल प्लेयर से प्रोक्योर कर रहे हैं, तो 6 दिन का सेल्फ लाइफ आता है ब्रेड का। ओके, हम लोग मुंबई से ब्रेड मंगवा रहे हैं। एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं अबाउट ब्रेड। सर ब्रेड जो पानी है उस पर डिपेंड करता है। बहुतों को ये पता नहीं है, आप लोग नॉर्मली बर्गर या कुछ भी कंज्यूम करते हैं, हाँ, तो सूरत का जो एनवायरनमेंट और पानी है वो ब्रेड के लिए उतना सुटेबल नहीं है। आपने बहुत बार सुना होगा कि यार मुंबई में वड़ा पाव खाया, मजा आया, में खाया, मुंबई में मजा आ गया। हाँ, पानी का फर्क तो होता है, बराबर। पानी का फर्क है। तो हम लोगों ने भी ये चीज़ों को इनिशियल डेज पे जस्टिफाइड किया, हमने एनालिसिस किया, तो हमको पता चला कि सूरत का पानी ब्रेड के लिए उतना सुटेबल नहीं है। तो हम लोग ने सूरत की ऑलमोस्ट सारी टॉप की बेकरी को पर्टिकुलर जो ब्रेड चाहिए था वो लेके हम लोग घूमे। 6-8 महीना 1 साल लग गया ब्रेड को इम्प्रूव करने पर, सूरत में नहीं हो पाया, तो फाइनली हमको मुंबई जाना पड़ा। और मुंबई जाने के बाद हम लोगों ने उसको सेल्फ लाइफ की डिमांड की कि आप इसको एक बेटर सेल्फ लाइफ दीजिए। तो आज 6 दिन के सेल्फ लाइफ पे हमारा प्रोडक्ट आता है। देन इन सर्कुलर में वो चल वेरी जाता है। सर्कुलर, बहुत इजीली आप 2 दिन में कोई भी स्टॉक को आप रिप्लेस कर देते हैं। Got तो that. मोस्टली हमारे यहाँ कोई ब्रेड थर्ड डे भी आपको नहीं मिलेगा, वो 0 Super. हो ही जाता है। गॉट जी सर। क्लियर है। सो ये शुरू किया
कितने आपके 8 स्टोर है अभी? जी सर। कितने फ्रेंचाइजी मॉडल है, कितने ओन मॉडल है? सर पहले बिफोर कोविड हमारा एक ही स्टोर था। बिफोर कोविड हम लोग कुछ और प्लानिंग भी कर रहे थे साथ में कैफ़े मॉडल लाने का। तो हमने एक कैफ़े भी लिया था साथ में कि QSR स्केलेबल है कि कैफ़े स्केलेबल है। तो हमको लगा QSR कहीं ना कहीं स्केलेबल है। तो हमारे पास 4 स्टोर हमने बिफोर आफ्टर कोविड 4 स्टोर ओपन किए थे। और ओपन करने के बाद काफ़ी सारी फ्रेंचाइजी की इंक्वायरी आई। तो पहले चारों ओन मॉडल थे, ठीक है। ओन्ड थे सर। तो बहुत बार फ्रेंचाइजी की इंक्वायरी आई, उसमें कुछ इंक्वायरी ऐसी भी आती है सर कि आपका एग्जिस्टिंग स्टोर हमको दे दीजिए। हाँ, क्योंकि उनको भरोसा होता है हाँ कि कि यहाँ तो स्टोर धंधा चल हो ही रहा है, यहाँ पे हाँ। सिक्योरिटी मिल जाएगी। और बीइंग हम लोग नए प्लेयर थे तो हमारे पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तो आ चुका था 4 स्टोर से कि हमारा कंसेप्ट चल तो रहा है। प्रूफ ऑफ स्केल हमारे पास भी नहीं था। ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले जो एग्जिस्टिंग स्टोर थे उसको फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट किया और नियर बाई 2-3-4 फ्रेंचाइजी और लॉन्च की, क्योंकि हमको भी एक प्रूफ ऑफ स्केल चाहिए था। बराबर है। धंधे में 2 चीज़ें बहुत मायने रखती है। 90% बिजनेस फेल हो जाता है, उनके पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आपने पहला स्टोर डाला, आपका स्टोर फेल हो गया, आपको पता नहीं चलता है कि क्यों स्टोर फेल हुआ। ओके। और एक होता है प्रूफ ऑफ स्केल कि आप अगर 6-7 स्टोर कर रहे हैं तो अलग अलग एरिया में करिए, जिससे आपको पता चले कि आप उसी एरिया में सिर्फ स्ट्रांग नहीं है, आप और भी एरिया में स्ट्रांग है। तो हमने प्रूफ ऑफ स्केल किया, तब हमको पता चला कि हम जिस भी एरिया में जा रहे हैं पब्लिक हमको हार्टली वेलकम कर रहा है, क्योंकि जिस प्राइस पे जो प्रोडक्ट उनको मिल रहा है वो उनको पसंद आ रहा है। बराबर है। तो आज की तारीख में अगर आप देखें तो हमारे 7 स्टोर फ्रेंचाइजी मॉडल में है और 1 स्टोर हमारे पास खुद का है। ओके। वो 1 स्टोर हम लोग ओन इसलिए करना चाहते हैं कि जो भी नए चेंजेस आते हैं तो पहले हम अपने आप स्टोर में- एक्सपेरिमेंट हाँ, करके पहले हम देखें। अपने एक्सपेरिमेंट करें, उसके बाद वो फ्रेंचाइजी को पास ऑन करें कि जो एक्सपेरिमेंट का बर्डन है, ये- बाई चांस कुछ आया, वो फ्रेंचाइजी को सीधा हम ना दें। वाह, सुपर, गॉड। सो ये फ्रेंचाइजी मॉडल जब ट्रांजिशन शुरू किया, पहले ओन मॉडल थे 4, उसमें किए, तो व्हाट चैलेंजेस यू एंड हाउ यू बिल्ड द फ्रेंचाइजी मॉडल? सर इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली बहुत बड़ा एक मैं आज भी गैप देख रहा हूँ मार्केट में कि 10 में से 9 फ्रेंचाइजी अभी नहीं चल रही है। मैं आपको एक डेटा देना हाँ चाहता हाँ हूँ यहाँ हाँ, पे। मैंने देखा है। हाँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ सर। सबसे पहले तो सर एक इकोनॉमिक्स में आपको दे दूँ कि इंडिया में अगर हर साल 100 फास्ट फूड या QSR मॉडल आते हैं तो उसमें से 90 पहले साल में ही सर बंद हो जाते हैं। ओ, 90 QSR मॉडल में। और QSR या रेस्टोरेंट फास्ट हाँ, फूड ठीक है, फास्ट फूड इंडस्ट्री। फास्ट फूड इंडस्ट्री हाँ। बंद हो जाती है। और बाकी के जो 10 स्टोर है उसमें से भी 7 से 8 स्टोर दूसरे या तीसरे साल में जाते आते बंद हो जाते हैं। तो जो सक्सेस रेशियो है वो 1% का है। और अगर फ्रेंचाइजी की बात करूं मैं पैन इंडिया, तो फ्रेंचाइजी अगर 100 फ्रेंचाइजी एक साल में एग्जीक्यूट हो रही है तो कहीं ना कहीं 68 फ्रेंचाइजीज भी फ्लॉप हो रही है, मतलब 32 फ्रेंचाइजी वर्कआउट कर पा रही है। तो मेरे पास ये डेटा था, जैसे मैंने बताया कि मैं डेटा पे थोड़ा बहुत काम करता हूँ। हाँ, बराबर। तो बिफोर गोइंग टू द फ्रेंचाइजी मैंने थोड़ा सा डेटा एनालिसिस किया। अब डेटा एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि बहुत सारी ब्रांच अपने आप में फेल हो रही है। तो इसके डीपर में जब गया तो मुझे पता चला कि फ्रेंचाइजी में मेन 2 पार्ट है, एक तो फ्रेंचाइजर और एक तो फ्रेंचाइजी। तो मैंने ये देखा कि मेजरली क्या हो रहा है, फ्रेंचाइजी जब कोई लेने आता है तो उसका एक क्लियर माइंडसेट होता है कि मैं एक्स अमाउंट आपको दूंगा, आप मुझे एक मॉडल दोगे जो मॉडल पहले दिन से प्रॉफिटेबल हो जाए। ओके। हाँ। पर ये बिजनेस में सही बात नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले चलता हूँ कि कहाँ पे इंडियन इकोनॉमी में फ्रेंचाइजी मॉडल फेल कर रहे हैं। थोड़ा सा ले सकता हूँ इस हाँ, topic को? 100%। सर तो थोड़ा सा मैं आपको एक डेटा एनालिसिस दे रहा हूँ कि इंडिया में लोगों को शॉर्ट टर्म मनी बहुत चाहिए कि भाई हमको इजीली 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में करोड़पति बन जाना है। और इंडियन कंपनी आप देखिए, अगर पहले हमने बात की क्योंकि इंडिया से लेगेसी ब्रांड नहीं निकल पा रहा है, इसका मैं रीज़न आपको देता हूँ सर। वे बैक इन 1994 मैकडी इंडिया में पहली बार जब आया तो 1994 में इंडिया ने पहली बार जब मैकडी कदम रखता है तो उसने आके पहला स्टोर नहीं लगाया सर। उसने क्या किया, गुजरात में आया और आके उसने पहले आलू के लिए, मेन उनका पोटैटो है, हाँ, फ्रेंच फ्राइज में, ingredient, बर्गर टिक्की हाँ। में मेन इंग्रेडिएंट पोटैटो है। तो पहले पोटैटो कैसे वो लोग यहाँ पे पैदा करें, वो जो क्वालिटी का पोटैटो चाहिए उसको कैसे यहाँ पे ग्रो करें, उसके लिए उन्होंने 2 साल R&D की। अब R&D उनको ये पता चला पैन इंडिया कि गुजरात का जो पानी है या जो मिट्टी है वो आलू के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, बराबर है।
तो वो लोग गुजरात में गए, पर्टिकुलर दिशा बाजू गए, सरथाना पोटैटो डेवलप करने गए, और 2 साल में उन्होंने सिर्फ पोटैटो डेवलप किया। ओह, मतलब 2 साल स्टोर में। शुरू 2 साल इसके ऊपर काम नहीं किया। सर, 1994, 1995 और 1996 3 साल तक उन्होंने सिर्फ आलू पैदा किया, मतलब सिर्फ उनकी जो रॉ मटेरियल उसके ऊपर काम किया। उसके ऊपर काम किया। अमेजिंग। उसके बाद 1997 में वो पहला स्टोर चालू करते हैं सर, ओके। और 1997 में पहला स्टोर चालू करने के बाद आप एक तुक्का मारिए कि कोई स्टोर कितने साल में मतलब प्रॉफिटेबल बन सकता है। आप एक आंकड़ा, एक गैस दे पाएंगे मुझे, अगर 1997 में नॉर्मल मैं आपका सोचता पहला हूँ स्टोर आया? कि जो गुजराती में बोलते हैं ना 3 साल में तो प्रॉफिटेबल होना ही चाहिए। सही बात है सर। अब मैं आपको एक डेटा देता हूँ सर, मैकडी का जो पहला प्रॉफिट आया वो 2008 में आया था, मतलब 11 साल। 11 साल नहीं सर, आप समझिए 1994 में तो वो इंडिया में आ चुका था। हाँ। 2008 में मतलब ऑलमोस्ट 16 साल बाद वो बंदा पहला प्रॉफिट कर रहा है, पहला मतलब प्रॉफिट कर रहा मैकडी एज अ ब्रांड या वो स्टोर? है। मैकडी एज अ ब्रांड, ओके, मैकडी एज अ ब्रांड, ठीक मैकडी है। एज अ ब्रांड वो एक्सपांशन करता गया, पर कोई Okay. भी स्टोर उसके प्रॉफिटेबल एट टाइम 2008 में मैकडी को पहला प्रॉफिट मिला, तब तक उसको प्रॉफिट का स्वाद ही चखने को नहीं मिला था। 16 साल लग गए उसको प्रॉफिट में आने के लिए। ओ। अब आपने जो पूछा सवाल, मैं उस पर आता हूँ कि फ्रेंचाइजी मॉडल टफ है, तो इस मॉडल को सक्सेस कैसे किया जाए। एग्जैक्टली। तो मैंने जब देखा कि यार किसी बंदे के पास इतना सब्र है, 16-17 साल रुक रहा है, बाद में पहला प्रॉफिटेबल कर रहा है, और मैंने गुजरात की फ्रेंचाइजी को स्टडी किया, तो आई केम टू नो कि बहुत सारी फ्रेंचाइजी जो आ रही है वो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम नहीं कर रही है। हाँ, वो एक रेस में लगी है कि यार एज सुन एज पॉसिबल स्टोर 100 स्टोर 50 स्टोर हमको पार कर देने हैं, जितनी जल्दी हम एक्सपांशन करेंगे उतना लोगों को दिखेंगे और बिकेंगे। जो थियरी कहीं ना कहीं गलत है सर। जो मैंने आपको पहले बात की, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और प्रूफ ऑफ स्केल आपके पास होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पे काम किया। जब चटपटा एक जगह चला, 2 जगह चला, 3 जगह चला, तो कॉन्सेप्ट 8 जगह चला, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, प्रूफ ऑफ स्केल भी क्लियर हो गया। अब एक पार्ट आता है फ्रेंचाइजी का, कि फ्रेंचाइजी जो लेने आ रहा है, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, मेजरली जो मैंने देखा कि कोई भी फ्रेंचाइजी लेने आ रहा है, प्लीज इसको अदर वे में मत लीजिएगा, हर काम हर लोगों के लिए नहीं बना सर, सही है, और बिजनेस हर लोगों के लिए बिल्कुल नहीं नहीं सर। बना है। मैं ये मानता हूं कि इंडिया में हार्डली 2-5-10% लोग होंगे जो धंधा कर पाएंगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे सर। तो बहुत लोग जब मेरे पास फ्रेंचाइजी के लिए आते हैं, मतलब हमारी टीम के थ्रू फिल्टर होके आते हैं, तो फाइनल वे में हम लोग उनको बहुत बार फिल्टरेशन राउंड में फिल्टर ही कर देते हैं, क्योंकि हमको लगता ओके, ना है, बोल देते हो आप? ना बोल देते हैं सर। क्या बात है। उसका रीज़न ये होता है सर, क्योंकि हमको पता है कि हमको ब्रांड वैल्यू बनाने में 10 साल लग गए हैं, और अगर मैं किसी गलत आदमी को फ्रेंचाइजी दे दूंगा तो फ्रेंचाइजी का बंद होना निश्चित है। हमारे एक फ्रेंचाइजी में अभी रिसेंटली जो दिक्कत आई थी, उसके बाद हम लोगों ने 2-3 महीने का फ्रेंचाइजी देने में गैप लिया, क्योंकि हमने अपने पूरे मॉडल को जब स्टडी किया तो मुझे ये पता चला कि 2 ही रीज़न है जिसकी वजह से हमारी फ्रेंचाइजी में दिक्कत आ सकता है। पहला रीज़न था, आप स्टोर गलत लोकेशन पे पिक कर रहे हैं। तो आज स्टोर लोकेशन पिक करना वो हमारा 100% कंट्रोल है। अगर कोई फ्रेंचाइजी खुद का स्टोर लेके आएगा, हम उसको अलाउ नहीं करते हैं। हम लोग खुद स्टोर की जगह को प्रोक्योर करते हैं कि ये जगह आपको फाइनल करनी है, Okay. और ये रेंट में आपको इस जगह पे बिजनेस करना है। दैट इज Good. अवर डिसीजन। और दूसरा देखा कि कब मेरी फ्रेंचाइजी बंद हो सकती है, कि जब फ्रेंचाइजी खुद गलत हो हाँ, तो ही मेरी फ्रेंचाइजी बंद होगी। बाकी मेरे मॉडल में कहीं कोई मैंने एरर नहीं छोड़ा है कि मेरा मॉडल कहीं पे फ्लॉप हो जाए। ये 2 केसेस मैंने स्टडी किए कि भाई ये 2 केसेस में मेरी फ्रेंचाइजी बंद हो सकती है। तो लोकेशन आज हमारे हाथ में 100%। मैं किसी लोकेशन को स्प्राउट करता हूं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% हम लोग वहां पे सक्सेस हो जाएंगे, फिर भी 80-90% हाँ, सक्सेस आना जरूरी हाँ, है, बराबर है। आप समझिएगा। और फ्रेंचाइजी का एक पार्ट ऐसा है कि जब फ्रेंचाइजी जब आता है लेने, तो हम लोग उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं। उनके में हम लोग बहुत सारे क्राइटेरिया, हम लोगों ने एक फॉर्म बना दिया है कि जो फॉर्म पहले फिलअप होता है, हमारा एक माइंडसेट ऐसा रहता है कि जो फ्रेंचाइजी हमारे तक आ रहा है वो अगर पहले कोई बिजनेस कर चुका हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको बिजनेस के इफ एंड बट्स पता होता पता है। हाँ, बहुत लोग जो नौकरी से आते हैं वो एक सिक्योर जॉब छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि हम लोग बिजनेस करेंगे तो जॉब से पहले तो ज़्यादा कमा लेंगे। बराबर है। वो शायद बिजनेस में पहले 2-3-6 महीने पॉसिबल नहीं है ना हो, और कई बार साल 1.5 साल भी लग सकता है। कई बार 60-1.5 साल भी लग सकता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि पहले ये समझना है कि फ्रेंचाइजी का रोल क्या है और फ्रेंचाइजर का रोल क्या है। हमको सबको फ्रेंचाइजी नहीं बांटनी है, हमको बहुत सिलेक्टिव मोड में जाना है कि जो फ्रेंचाइजी हैंडल कर सके उसको हमको फ्रेंचाइजी देनी है। तो हमारे जो सक्सेस का पार्ट है कि आज तक हमारे यहाँ स्टोर खुले कोई बंद नहीं हुए, उसका रीज़न बहुत अच्छा ये रहा कि हम लोगों ने फ्रेंचाइजी बहुत चूजी होके दी। हम लोगों ने ऐसा नहीं सोचा कि हमको 100 ब्रांच 10 साल में कर देने हैं, 5 साल में कर देने हैं। हमारा एक ही टारगेट था कि कोई अगर हम पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है
तो वो बंदा डूबना नहीं चाहिए, और वो कमाना चाहिए। वो कमाना चाहिए। अब वो कमाने के लिए मुझे पता था कि मैं आपको सपोज कि मैं आपको मर्सिडीज दे रहा हूँ, बट आपको ड्राइविंग नहीं आ रही है, तो क्या कर लो? तो आप गाड़ी को ठोकोगे ही ठोकोगे, मैं ऐसा मानता हूँ। और अगर मैं आपको ऑल्टो दे रहा हूँ और यू आर प्रो ड्राइवर, तो भी आप गाड़ी को बहुत दूर तक ले जाओगे। बराबर तो धंधा जो चलाता है बंदा, फ्रेंचाइजी में सब कुछ हमारा सेट है, पर जो धंधा चला रहा है वो बंदे में भी उतना दम होना चाहिए कि वो अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को डे बाय डे मैनेज कर पाए। तो हम लोग ये बहुत सारी बातों का सर एनालिसिस करके फ्रेंचाइजी देते हैं। तो आज तक तो फेल्यूर नहीं आया, हाँ ठीक है। बाकी आगे देखते हैं। सो मेरा क्वेश्चन, जी सर। मैं आपकी फ्रेंचाइजी लूं कि मेरा खुद का स्टोर करूं? जी सर। ऑन व्हाट बेसिस आई नीड टू डिसाइड? मुझे लगता है बर्गर बनाना क्या है, पिज्जा बनाना क्या है, मेरा खुद का स्टोर क्यों नहीं शुरू करूं? सही है सर। सर पहले तो इस बात के लिए मैंने आपको दो डेटा दिए। पहला कि स्टार्टअप का जो सक्सेस रेशियो है इंडिया में वो 1% है, और फ्रेंचाइजी का जो सक्सेस रेशियो है वो कहीं ना कहीं 38% के आसपास का है। ओके। तो पहले तो आपको एक बात क्लियर हो रही है कि अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्टअप करते हैं रेशियो तो बढ़ जाता आपके है। पास 99% चांस है कि आप फेल होते हैं। ठीक है। ओके। और अगर आप किसी फ्रेंचाइजी का बिजनेस ले रहे हैं तो 38% चांस है कि आप पास हो जाते हैं। पहली बात। सेकंड, अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, और मैं अब ये कहूँगा, अगर मैं सर 10 साल पहले, मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगा ऑन कैमरा, अगर मैं 2014 में किसी अच्छी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले लेता तो आज मैं शायद और आगे रहता। पर 10 साल पहले मुझे भी यही लगा कि मैं एडुकेटेड हूँ, मैंने इतनी बड़ी टीम हैंडल की है तो मैं धंधा कर लूँगा, और जो मैंने बताया कि जो मेरी बहुत बड़ी गलती की। तो आज मैं किसी को भी यही कहूँगा कि आपको फ्रेंचाइजी की तरफ पहला रुख करना चाहिए अगर आपको इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं है तो, क्योंकि ये इंडस्ट्री सर अब बहुत रूथलेस हो चुकी है। क्योंकि आप देखिए फेल्योर रेशियो को देखिए, पहले साल में 80 to 90% लोग बंद कर रहे हैं बिजनेस। और सर हमारी इंडस्ट्री में मैं आपको जेन्युइन एक डेटा दे रहा हूँ, आप अगर 100% कैपेक्स डाल रहे हैं, सपोज आपने 10 लाख का कैपेक्स डाला और आपका रेस्टोरेंट बंद हुआ, तो सर 8 लाख सीधा पानी में चले सीधा पानी में चला जाएगा। आप ये नहीं सोच पाएंगे कि 10 में से 5 तो निकल जाएंगे, नहीं निकलेगा सर। फर्नीचर का, इंटीरियर का कोई कॉस्टिंग नहीं है सर, मशीनरी हाफ प्राइस पे भी नहीं बिक रही है। तो रूथलेस इंडस्ट्री है, या तो आप पास होंगे या तो आप सीधा फेल होंगे, बीच का कोई गैप नहीं है। तो फ्रेंचाइजी लेना बेहतर क्यों है सर, और मेरी फ्रेंचाइजी लेना बेहतर है ऐसा मैं भी नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि भाई आप फ्रेंचाइजी लेने के पहले आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहा था, अच्छा था आपने ले लिया। मैं इसको बता दूं सर कि अगर आपको फ्रेंचाइजी लेना है, फ्रेंचाइजी क्यों लेना है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सक्सेस है 38% है। अब लेने के पहले क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, चेक करना चाहिए। हाँ, कि मुझे लेना है किसी फ्रेंचाइज में, क्यों आपका लूं या किसी का लूं, व्हाट आर द चेक पॉइंट्स? बस वो मैं आपको बता देता हूं सर। सबसे पहले मुझे लगता है कि फ्रेंचाइजी लेने के पहले आप ये देखिए कि प्लेयर कितना पुराना है। आजकल बहुत सारे नए प्लेयर ऐसे आ गए जो 3 महीना हुए, 2 महीना हुए और फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट कर दी। अब उनके खुद के पास प्रूफ ऑफ कंसेप्ट नहीं है कि उनका कंसेप्ट चलेगा नहीं चलेगा, उनके पास कोई डेटा नहीं है, उनको 2-5 साल बिजनेस में हुआ नहीं है। और मेजरली जो फ्रेंचाइजी फेल हो रही है, जो मैंने आपको एनालिसिस निकाला था, वो सर बिलो 5 ईयर्स के प्लेयर थे जिनकी फ्रेंचाइजियाँ हैवी लेवल पे फेल हो गई। मैं नाम नहीं देना चाहूँगा सर ऑन माइक, लेकिन लोग अपने आप से गैस कर लेंगे। 100 ब्रांच, 125 ब्रांच, 150 ब्रांच 5 साल में करने के बाद, 3 साल में करने के बाद बहुत सारी फ्रेंचाइजियाँ फेल हो गई। रीजन क्या था कि आपके पास प्रूफ ऑफ स्केल नहीं था। बहुत जल्दी बढ़ गए, उनको बहुत ज्यादा जल्दी थी। और जो लोग फ्रेंचाइजी लेने जा रहे हैं, मैं दोनों का इसमें मिस्टेक निकालता हूं, एक पार्टी का मिस्टेक नहीं है सर, दोनों पार्टी का मिस्टेक है। तो आप जब फ्रेंचाइजी लेने जा रहे हैं तो कम से कम आप ये देखिए कि मॉडल कितना पुराना है, ये मॉडल कितने साल से चल रहा है, इसके सारी फ्रेंचाइजी जो है प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, आप स्टडी करिए पहले। क्योंकि आप डायरेक्ट, एक थोड़ा सा मजाक के एग्जांपल देके समझाता हूं, आप लड़की से बाप से मिलेंगे तो लड़की की वो कोई बुराई करेगा नहीं। बराबर है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा शादी के पहले। तो मैं किसी भी एसोसिएशन को शादी के साथ में जोड़ता हूँ। आप इधर जॉब कर रहे हैं, इधर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, वो शादी की तरह है। आपको अगर फ्रेंचाइजी लेना है तो आप उस तरीके से फ्रेंचाइजी का पहले छानबीन करिए जैसे आप लड़की की शादी करने वाले, बराबर है, शादी करने वाले। हाँ, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनने वाली है। 100%। आप जैसे मेरी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मेरे 3-4 स्टोर पे आप जाइए, एज अ कस्टमर जाइए, उनसे मिलिए, उनसे बातचीत करिए, सर्विस सपोर्ट समझिए, प्रॉफिट मार्जिन समझिए, कैपेक्स समझिए, और फिर आप मेरे तक पहुंचिए। तो आपके पास काफी फंडामेंटल चीजें क्लियर हो चुकी होगी। लोग क्या करते हैं सर, सबसे बड़ी गलती कहाँ हो रही है, लोग कि देखते हैं कि इसका एक मॉडल चल गया
तो ये मॉडल कहीं भी मैं रेप्लिकेट करूंगा चल जाएगा। हाँ। कभी कभी हमारे बिजनेस में ये नहीं होता है सर। जैसे मैंने आपको बताया कि 10 किलोमीटर पे ज्योग्राफी चेंज होने पे लोगों का टेस्ट चेंज हो रहा है। एक एग्जांपल के साथ बात कर रहा हूँ। सूरत का एक बहुत बड़ा प्लेयर है जो भेल में बहुत ही बड़ा नाम है। लोग समझ जाएंगे, मैं भेल बोलूंगा लोग समझ जाएंगे, आगे एक ही नाम आता है, शायद आपके माइंड में आ चुका होगा। भेल के आगे एक ही नाम लगता है, सूरत। ठीक है। वो बहुत बड़ा प्लेयर है सर सूरत में। व्हेन स्टार्टेड अ सेकंड स्टोर नियर मी, मेरा अल्थान में एक स्टोर है, उसके बगल में उसका स्टोर आया, और जिसने फ्रेंचाइजी लिया वो फ्रेंचाइजी लेने के बाद मुझे मिलने आया कि प्रशांत भाई ये फ्रेंचाइजी मैंने ले ली XYZ, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। तो मैंने कहा दोस्त यार थोड़ा सा तूने गलती कर दी। बोला क्यों? तो मैंने कहा ये फ्रेंचाइजी वराछा की है, और वराछा में जो भेल का कल्चर है और जो टेस्ट है वो अल्थान वालों का नहीं है। अल्थान में आपको ये बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा कि आप किस कम्युनिटी को आप सर्व करने और वहाँ पे क्या चलता है। बराबर है, वहाँ पे क्या चलता है। अल्थान में 50% मेजोरिटी है वो मारवाड़ीज है। वो लोग मीठा बहुत कम खाते हैं और तीखा ज़्यादा खाते हैं। तो मैंने ये प्रिडिक्ट किया कि सर ये आपने थोड़ा सा गलत फ्रेंचाइजी ले लिया, इसकी जगह प्रोडक्ट में गलती नहीं है, लेकिन जिस एरिया में लिया वो ठीक नहीं है। एरिया में ब्रांड बहुत अच्छा है सर, ब्रांड बहुत अच्छा है, पर आपका एरिया गलत है। तो ये ले लिया और 6 महीने में सर वो बिजनेस सही में शट डाउन हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फ्रेंचाइजी लेने के पहले आप ये देखिए कि भाई किस एरिया में बिजनेस करना है, किस पॉपुलेशन को सर्व करना है। इसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं कस्टमर पर्सोना आपके पास रेडी होना चाहिए, प्रोडक्ट पर्सोना आपके पास रेडी होना चाहिए कि किस कैटेगरी को किस एरिया में हमको रेप्लिकेट करना है। आपके पास एक क्लियर कट डेटा होना चाहिए कि भाई फ्रेंचाइजी कितने साल में आपको ROI देगा, वो आप उससे बात कर लीजिए। एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ सर कि एक मॉडल है जो फ्रेंचाइजी आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, जो आज की तारीख में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े लेवल पे एक आप इसको स्कैम बोल सकते हैं कि भाई नो रॉयल्टी मॉडल, नो प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल। इस मॉडल से आप कंप्लीटली दूर रहिए। क्यों? हाँ, मैं आपको समझा ये तो मुझे अट्रैक्टिव उल्टा लगा, रॉयल्टी नहीं देनी, शेयरिंग नहीं देना, तो क्यों नहीं लेना? इस मॉडल से आप देखिए सर, आप जितने भी लार्ज फॉर्मेट्स को जानते हैं वो सब 7%, 8%, 10% कुछ भी परसेंटेज लेते वो रॉयल्टी आपसे ले रहे हैं। अब जो बंदा रॉयल्टी नहीं लेना चाहता, जैसे आप फ्रेंचाइजी में मेजरली क्या हो रहा है, मैंने जैसे 15-20 लोगों से मिला जिनकी फ्रेंचाइजियाँ बंद हो गई, तो मैंने उनके मॉडल को समझा। तो उन्होंने कहा कि सर बहुत सस्ते में चालू हो गया, 7-8-10 लाख में चालू हो गया। उन्होंने कहा कि हम आपसे रॉयल्टी नहीं लेंगे, आपसे प्रॉफिट शेयरिंग नहीं लेंगे, आप हमसे मटेरियल लो और खाली बेचो, या आप कहीं बाहर से भी मटेरियल लेके आप बेच सकते हो। ये बहुत सारा क्वालिटी कहाँ रहेगी? क्वालिटी कहाँ रहेगी सर? एग्जैक्टली। पर जो नई फ्रेंचाइजी लेता है उसको ये बात नहीं पता है कि क्या कौन से इसके। सर अगर मैं आपके साथ जुड़ा ही नहीं हूँ तो मैं क्या सोचूंगा कि पहले आपने मुझे 10 लाख दिए, 4 लाख मैंने अपनी फ्रेंचाइजी फीस के साइड में किए, 6 लाख में आपका स्टोर रेडी हुआ। ये जो 4 लाख मोटा मोटी अमाउंट मिला, मैं चाहूंगा साल में 100 स्टोर करूँ और 4 करोड़ रुपया बना लूँ। बराबर, 4 करोड़ बना लूँ। मुझे आपके साथ कोई लेना देना डायरेक्ट लिंक नहीं है। मुझे मेरे पैसे में इंटरेस्ट, मुझे सिर्फ पैसे में इंटरेस्ट है। मुझे वन टाइम आपसे लेना देना है। ओके। अब रॉयल्टी मॉडल में क्या होता है कि आप सपोज 10 लाख का धंधा कर रहे हैं, आप मुझे 5 या 6% रॉयल्टी दे रहे हैं, 50,000 या 60,000 महीने का देंगे, तो मेरा लिंक आपके साथ है। बराबर। तो मैं चाहूंगा कि आपका बिजनेस ग्रो करे, क्योंकि मुझे हर रोज एक अंडा चाहिए। वो मॉडल में क्या हो रहा है, जेन्युइनली मुर्गी को काटा जा रहा है। कि भाई नो रॉयल्टी मॉडल, 4 लाख में तो ये 3 लाख में मॉडल, 4 लाख में मॉडल, 9 लाख में मॉडल, 12 लाख में मॉडल, और लोग वहां पे अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार ये प्रॉफिट शेयरिंग नहीं मान रहा है। सर मेजरली जितने भी आज कॉन्सेप्ट फेल हुए हैं, सूरत में मैं बात करूं या गुजरात में मैं बात करूं, मैंने 10 या 12 फ्रेंचाइजी देखी जो पिछले 3 साल में बंद हो गई, कंप्लीटली ऑपरेशन शट डाउन हो गए। उसमें सारे जो मॉडल थे नो रॉयल्टी मॉडल। सो मुझे तो इसमें पूरा जो फ्रेंचाइजी देने वाला उसका थॉट प्रोसेस ही उल्टा लग रहा है। जी सर। एक है जो नॉर्मल फ्रेंचाइजी रॉयल्टी के साथ दे रहा है, उसका ये मुद्दा है कि उसको ब्रांड बिल्ड करना, उसको अपना बिजनेस बिल्ड करना है 100%। जबकि जो दूसरा मॉडल उसमें मुझे देखा, मुझे वो ब्रांड मॉडल कुछ नहीं है, मुझे 2 साल में 4 करोड़ रुपए निकालने और चले जाए, जो रोए वो रोए। सही बात है सर। इसमें क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रेंचाइजी जो गेम है वो लॉन्ग टर्म गेम है। जैसे मैंने आपको बताया वो लॉन्ग टर्म गेम, बिजनेस इज अ लॉन्ग टर्म गेम। 100% बिजनेस इज अ लॉन्ग टर्म गेम। मैंने आपको फ्रेंचाइजी दी, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस बहुत बड़ा है। मुझे आपको सेल्स में सपोर्ट करना है, मार्केटिंग में सपोर्ट करना है, स्टाफ में सपोर्ट करना है, डे टू डे एक्टिविटी में सपोर्ट करना है, डे टू डे चैलेंजेस में सपोर्ट करना है। तो ये सपोर्ट मैं तभी दे पाऊंगा जब मेरे पास कुछ फंड है, बराबर है, और जो मुझे आपसे रेगुलर आपसे मिल रहा है। हाँ, वो एक तरह से गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो डेवलपमेंट करेगी ना, मैं कुछ लूंगा तो मैं डेवलपमेंट कैसे करूंगा? तो वो डेवलपमेंट अगर मुझे मिलता रहेगा तो मैं आपके पीछे उतना काम कर पाऊंगा। अगर वो अमाउंट मेरे पास नहीं है तो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो जाएगा।
और मैं आपको सपोर्ट नहीं दे पाऊंगा। जो मेजर जो फ्रेंचाइजी जो फॉल्ट कर रही थी, मैंने बताया लेने में, वो सबसे बड़ा फॉल्ट यही था कि सस्ती फ्रेंचाइजी के पीछे भागना है। कोई 9 लाख में काउंटर है, 5 लाख में काउंटर है, 10 लाख में काउंटर है, ले लो। ये सबसे बड़ा मीथ है। मैं ये बोलूँगा, आप ये देखो कि फ्रेंचाइजी कितना स्टेबल है। अमाउंट इनरिस्पेक्टिव, सबसे पहले माइंड से अमाउंट निकाल दो कि मुझे इस अमाउंट का ही फ्रेंचाइजी लेना है। आपका बजट है, इज इट ओके, आप बजट में ढूंढिए, ओके। पर अगर आपको कोई सेटिस्फाइड प्लेयर नहीं मिल रहा है, बेटर नॉट गो फॉर द फ्रेंचाइजी। पर आपको एक फ्रेंचाइजी के लिए आज सर सूरत कहीं ना कहीं टियर 1 में धीरे धीरे आ चुका है, बराबर, हाँ, इट्स ग्रोइंग, इज ग्रोइंग। तो आपका प्रॉपर्टी का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हाई है, आपकी मशीनरी का कॉस्ट हाई है। तो कहीं ना कहीं एक वायबल जो मॉडल बनेगा 15-20 लाख के अंदर में नहीं बन पाएगा। और आप चाहेंगे कि आप एक सस्ता मॉडल ले लें, तो मशीनरी हर साल ब्रेकडाउन मारेगी, हर साल कहीं ना कहीं आपको ऑपरेशन में चैलेंजेस आती रहेगी। तो मैं ये कहूँगा सबसे पहले तो 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख वाले मॉडल है, इनसे दूर रहे। नो रॉयल्टी मॉडल से बिल्कुल दूर रहे, क्योंकि जो रॉयल्टी लेगा, जिसके आपके साथ लगेगा, वही आपको काम करके देगा। तो ये माइंडसेट बना लीजिए। दूसरा, जब आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो ये बात बिल्कुल भूल जाइए कि आप पहले महीने से कमा लेंगे। हाँ, तो बिजनेस, मैं फ्रेंचाइजी में तो इसको बिजनेस बोला, फ्रेंचाइजी मत सोचो। हाँ, बिजनेस शुरू कर रहे हो तो पहले महीने से नहीं कमाओगे। तो आप कम से कम 3 से 6 महीने का रनवे लेके चलिए। व्हाट इज रनवे? के कम से कम आपके बैंक में उतने पैसे होने चाहिए कि आपको अगर हर महीने 2-3 लाख धंधे में डालने तो आप डाल सकें। रॉ मटेरियल का लिए आप उसको वर्किंग कैपिटल मान के चल सकते हैं। फ्रेंचाइजी दूसरी कहाँ पे ज़्यादा फ्लॉप हो रही है, वो सर फ्रेंचाइजर को एक अमाउंट दे देती है फ्रेंचाइजी लाइव करने के लिए, उसके बाद उसके पास रनवे नहीं है, 2-3 महीने का। तो वहाँ पे मेजर फ्रेंचाइजी फ्लॉप हो रही है, क्योंकि जब हम लोग नए एरिया में जाते हैं तो नए एरिया में नए चैलेंजेस आते हैं, और एज पर चैलेंजेस हमको हमारे मेन्यू को, हमारे मॉडल को कभी कभी रीडिफाइन करना पड़ता है। उसके बाद वो मॉडल आ जाएगा। जैसे मैं मैकडी की फिर बात करूं, जब इंडिया में आया तो उसको बहुत बड़ा चैलेंज आया। उस टाइम पे इंडिया में नॉनवेज लवर इतने नहीं थे, तो उसको एक बात समझ में आई कि हमको नॉनवेज और वेज किचन अलग अलग दिखाना पड़ेगा। तो एज पर चैलेंज जब उसको आया, उसको चेंज किया, टेरिटरी के साथ चेंज किया। जब आप नए एरिया में फ्रेंचाइजी लोगे या नई फ्रेंचाइजी लोगे, तो वहाँ के एज पर चैलेंजेस आपको वो चीज़ें आपको मॉनिटर करनी पड़ेगी। तो आपके पास कम से कम 6 महीने 1 साल का रनवे होना चाहिए, और 1 साल आप भी सुकून से चलिए कि भाई हमको धीरे से बड़ा होना है, पर बड़ा होना है। जो धंधा मुझे लगता है 1 साल में ज़्यादा पैसा देगा, वो कहीं ना कहीं आगे जाके गिरेगा, और जो पेड़ धीरे धीरे खड़ा होता है वो मजबूत रहेगा। तो जो बिजनेस है पूरा फ्रेंचाइजी का, कोई भी बिजनेस है, मैं क्लियर कट एक बात कह दूँ सबको कि बिजनेस को आप लोग नेक्स्ट जनरेशन के लिए या फ्यूचर बेटरमेंट के लिए करिए। हम लोग क्या करते हैं कि आज पेड़ लगाया और कल से हमको फल चाहिए, वो नहीं होने वाला, जो पॉसिबल नहीं है। बिजनेस एक आम का पेड़ है, आज आपने आम का पेड़ लगाया, 5 साल आपको उसको पानी देना पड़ेगा, 5 साल बाद बिजनेस फल देगा जो कंटिन्यूस 100 साल तक देगा। तो मेरा जो बिजनेस करने का मेन तात्पर्य था, आपने एक बात पूछा, कहीं ना कहीं मैं वहाँ पे डिस्कनेक्ट करके आज मैं जोड़ देता हूँ कि मैंने ये देखा, जो मैं आपको अभी जोड़ के दे रहा हूँ, कि मैं 30 साल अगर जॉब करता हूँ या 40 साल जॉब करता हूँ, तो मेरी ये मेहनत जीरो हो जाती है, मेरी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन नहीं हो रही है। और मैं किसी बिजनेस को डेवलप करता हूँ तो मेरी 40 साल की मेहनत नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन हो रही है। सुपर। तो उस देख के मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, और फ्रेंचाइजी के लिए मोटा मोटी ये सब फैक्टर आपको ध्यान में रखना है सर। और ओके, सो ये सक्सेस स्टोरी आपको शेयर कर सको फ्रेंचाइजी की, ये आपने फ्रेंचाइजी कैसे लेना, क्या लेना, फ्रेंचाइजी मॉडल में कैसे आए, एनी सक्सेस स्टोरी ऑफ योर फ्रेंचाइजी। किस तरीके से आप बता रहे हैं मुझे? आपने जो 8 स्टोर किए उसमें कोई सक्सेस स्टोरी जो आपको बहुत पसंद है? सर मेरी देखिए, अभी तक आप उसको लक बोलिए या कुछ भी बोलिए, 8वां फ्रेंचाइजी अच्छी चल रही है, सक्सेसफुल तो है, बराबर है, सक्सेसफुल 8वां है। हाँ, पर मैं कहाँ ज्यादा खुश हुआ, आप ये बोल सकते हैं कि आप कहाँ ज्यादा खुश हुए, कहाँ ज्यादा मजा आया। सर उधना जब मैंने ब्रांच किया था तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हम उधना ब्रांच जब गए थे तो जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने पूरा चार्ट काउंटर अलग किया था। तो दैट वाज माय फर्स्ट स्टोर, कि जहाँ पे हम कंप्लीट नए मेन्यू के साथ हम लोग जा रहे थे। और मुझे बहुत लोगों ने, इवन मेरे एम्प्लॉय ने, यहाँ तक कहीं ना कहीं मेरे एसोसिएट्स ने मुझे कहा कि यार दिस इज़ वेरी रिस्की कॉल, क्योंकि हम लोग जाने जाते हैं चार्ट्स के लिए हम लोग जाने जाते पूरा फेस चेंज हो रहा था, और तू सीधा वहाँ पे एक ऐसा फॉर्मेट ला रहा है जिसके लिए हम लोग बिल्कुल जाने नहीं जाते। तो मैंने उसको तब यही कहा कि यार लोग है ना, मोटा मोटी मुझे लगता है ब्रांड देख के काफ़ी आते हैं, नाम देख के। तो कहीं ना कहीं मुझे वो था कि वहाँ पे हम जाएंगे और हमको क्लिक मिलेगा, और हमने स्टार्ट किया। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ हम लोग प्रॉफिटेबल थे। क्या बात है। और सर जेन्युइनली अगर मैं आपको बात करूं कि मेरी 8 में से 7 फ्रेंचाइजीज पहले महीने से प्रॉफिटेबल है टिल डेट। ओहो, एक फ्रेंचाइजी को पहले 2-3 महीने थोड़े चैलेंजेस आए थे, ठीक है,
वो अब एक लेवल पे आ चुका है और वो भी फ्रेंचाइजी अच्छा कर रहा है। पर मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि हमने पूरा नया मेन्यू एग्जीक्यूट किया, पूरी नई जगह पे गए, नई लोकेशन पे गए और वो मेन्यू को हमने खूब मेहनत करके हिट करवाया। तो दैट वाज माय सक्सेस स्टोरी इन उधना ब्रांच। सो मुझे जो आपकी अच्छी बात ये लग रही है कि आपके सारे स्टोर फर्स्ट मंथ से प्रॉफिटेबल है। जी सर। लेकिन जब आप फ्रेंचाइज लेने की एडवाइस दी उस टाइम पे आपने बहुत क्लियर बोला कि 3 से 6 महीने आप सोच के चलो, 100% उड़ो मत, जल्दी हो जाए तो बोनस हो जाएगा आपके लिए। सर। मुझे लगता है मैं एक आपको मेरा गुरु मंत्र देना चाहूँगा। मेरे यहाँ मेरे एम्प्लॉय नहीं भागते जल्दी। मुझे फास्ट फूड में बहुत बार लोग आके बोलते हैं, इनफैक्ट कल हुआ, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, कल एक फाइनल मीटिंग में बंदा आया था, बोले सर एम्प्लॉय आदमी भाग जाते हैं। वो कपड़े इंडस्ट्री से आया था, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग से, तो उसको पता था कि आदमी बहुत जल्दी टर्नओवर 10 होता है। तो मैंने उसको एक गुरु मंत्र दिया कि जब आप किसी बंदे को हायर करो, उसको अपनी इंडस्ट्री का सबसे वर्स्ट पार्ट पहले बता दो। कहते 14 घंटे जॉब करनी पड़ेगी, संडे छुट्टी नहीं मिलेगी, सैटरडे छुट्टी नहीं मिलेगी, रक्षाबंधन यही हाँ, होगी, फेस्टिवल के दिन तो होली ज्यादा यही होगा, होगी, उस दिन ज्यादा मजदूरी दिवाली होगी। यही होगी, नवरात्रि यही होगी। ओके, सब कुछ उसको बता दो, गंदा गंदा सब बता दो पहले, और पहले 1 महीने उसको दबा के काम कराओ। अगर वो बंदे आप पहले 1 महीने टिक जाता है ये सब सुनने तो के लाइफ टाइम बाद, टिकेगा। वो लाइफ टाइम का बंदा है, फिर वो कहीं नहीं जाने वाला। हाँ, नहीं तो लोग रोज ही और पिक्चर हाँ, दिखाते हैं। हाँ, लोग क्या होता है पहली बार ही जब ये सुनते हैं तो आप मानेंगे नहीं, 100 में से 90 बंदे वहीं से भग जाते हैं। हाँ, ठीक है, दैट्स और- ओके। हाँ, दैट्स ओके, क्योंकि आपको फिल्टर ही करना है। आप अगर बंदे को रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपका स्टोर ग्रो करे, दिस इज वेरी गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसी मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको ऐसे छन्नी में छान छान के बंदे को निकालना पड़ेगा, और जो लास्ट तक बचेगा वही आपके साथ टिकेगा। लॉन्ग टर्म टिके, फिर वो लॉन्ग क्योंकि टर्म ये टिकेगा। पूरा जो गेम है फास्ट फूड का, वो टीम ड्रिवन गेम है। उसमें आप अकेले सर 1000 कस्टमर को सर्व नहीं कर पाएंगे, तो आपको टीम वैसी बनानी पड़ेगी कि जो कस्टमर को सर्व करे और जो 365 डेज काम करे, 12 घंटे काम करे, और अपने त्यौहार को छोड़ के यहाँ काम कस्टमर कर। की खुशी के लिए काम करे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फ्रेंचाइजी में भी मैं सेम करता हूँ सर। आप फ्रेंचाइजी लेने आए बाई चांस, तो मैं आपको इतना डरा दूंगा कि आप घर जाके सोचोगे फिर नौकरी पे लग जाता हूँ। हाँ, नहीं तो फ्रेंचाइज लेने जाते तो रोज ही पिक्चर दिखाते हैं कि आप शुरू करोगे 3 महीने में, 6 महीने में, 2 साल में तो तो मैं मर्सिडीज वो दिला काम देते नहीं हैं। करता। मैं उसको सारे कि भाई तू इतना दिन कर लेगा, ये कर लेगा, फलाना कर लेगा, ये त्यौहार छोड़ पाएगा, ये कर पाएगा, 6 महीने तू क्या शायद वहाँ सोने की तैयारी रखता है कि काउंटर पे सोना पड़े, ये सारी तैयारी तू रख के आ तो तू बिजनेस कर पाएगा। और बेटर हम लोग एक बात और करते हैं कि फ्रेंचाइजी को हम लोग 1 से 1.5 महीने जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग देते हैं, वो एग्जैक्टली हम वही देते हैं जो हम लेबर को देते हैं। अगर कोई ऑनर भी आ रहा है तो उसको वो हर काम सिखाया ओह। जाएगा स्टोर का, कि जो एक लेबर कर रहा है। ज़रूरत क्यों है? क्योंकि मुझे लगता है जिस बिजनेस का आपको A to Z पता है, उस बिजनेस में आपको कोई बना नहीं सकता। कोई बना नहीं सकता। तो हम लोग पूरा A to Z ट्रेनिंग देते हैं, और बहुत बार इस ट्रेनिंग के फिल्टरेशन पीरियड के दौरान बहुत सारे फ्रेंचाइजी ओनर ऑफ हो जाते हैं कि हमको नहीं करना, हाँ, ठीक है, वो उसको पेन नहीं सहना है। पेन नहीं सहना है। और अच्छी बात है कि वहीं पे आपकी फ्रेंचाइजी निकल Filter हो गया, गया। फिल्टर हो गया वो। बहुत बार ऐसा होता है सर, लोग हुआ है मेरे साथ कि ऐसे पेटी में पैसे लेकर आए, क्योंकि उनको रेफरेंस तो अच्छा मिलता है कि सर ये आपका फ्रेंचाइजी का पैसा हमको चालू करना है। मैं बोलता हूँ सर इसमें से ये अमाउंट मेरा है फ्रेंचाइजी फीस का, पहले आप दे दो, बाकी अपने पास रखिए, 1 महीने बाद मिलेंगे। 1 महीना आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे आ जाइए। 15 दिन बाद वो आदमी भाग जाता है भाग जाता है, फिर मुझे बुला के, अगर केस जेन्युइन है तो पैसे मैं रिफंड करता हूँ, आप समझिएगा, क्योंकि वो बंदा वहां से भाग जाए वो मेरे लिए वायबल है। वायबल पर फ्रेंचाइजी चालू खुलने करके के भाग जाए वो बाद डेंजरस भागे, है। वो मेरे लिए वायबल नहीं है। तो बहुत लोग ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे। बहुतों को क्या है सर, सामने जो लक्ष्मी आ रही है चल के, हाँ, ले लो, ले लो। अमाउंट आ रहा है 4-5 लाख, हाँ। वो लेके रख लेना है। तो सर यहाँ पे लेगेसी ब्रांड क्रिएट नहीं होगा। इफ यू वांट टू बिकम अ ग्रेट प्लेयर, आपको एक टाइम देना पड़ेगा। सर बिजनेस के पहले जो 2 डिडक्ट है, मतलब आप 10 साल 2 डिडक्ट आप पकड़ के चल रहे हैं, तो पहले 10 साल में आप 10% से ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे, और दूसरे जो 10 साल है वो आपको 90% आउटपुट निकाल के देगा, जो मेरा मानना है। एग्जैक्टली आपको एक लेगेसी ब्रांड बनाना है तो एक इंडस्ट्री को 40-50 साल देने पड़ेंगे। मैं बहुत बार सोचता हूँ कि इंडिया से कोई इतना बड़ा प्लेयर क्यों नहीं निकला, या क्योंकि सर इतना बड़ा बैकवर्ड इंटीग्रेशन वो सोचता ही नहीं है, शॉर्ट टर्म गोल चलता है, वो कोई कर ही नहीं रहा है सर। आज सर हमारा इंडियन कुजीन इतना अच्छा कुजीन है कि जिसको आप वर्ल्ड वाइड इजीली ले जा सकते हैं, पर उसके पीछे आपको क्रॉप से मेहनत करनी पड़ेगी कि भाई कौन सा 3 साल मैगडी जैसे किया जाए, XYZ किया जाए, वो मैगडी ने किया, आपको पूरा प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। तो ये काम कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि किसी का विजन 10 साल 20 साल 30 साल का नहीं है, सबको शॉर्ट टर्म मनी में जाना है। तो तब तक इंडिया से एक लेगेसी ब्रांड नहीं निकलेगा जब तक आप 50 साल का विजन लेके नहीं चलेंगे। और कभी भी एक लेगेसी ब्रांड जो निकलता है वो 100 साल 200 साल 500 साल के रहते हैं।
एग्जैक्टली। और मैकडी देखिए ना, ऑलरेडी इतना एस्टेब्लिश होने के बाद 3 साल सिर्फ रिसर्च के अंदर दे रहा है, तो वो इंडिया में 50-100 साल सोच रहा है, तभी वो ये काम कर पाता है ना। सर इससे एक बात और करूँ सर, ये जो बड़े बड़े काउंटर्स होते हैं प्लेयर, सर ये प्रॉपर्टी का लीज भी 27 साल का करवाते हैं। माइंडसेट सोचिए सर, 27 साल के लिए प्रॉपर्टी को ब्लॉक कर रहे हैं, तो उनका विजन कितना लंबा होगा कि 27 साल तो हमको यहाँ पे रहना ही है। तो जब भी आप बिजनेस में आइए, इतना लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो तो ही आइए, नहीं तो नहीं आई। नहीं तो मत आइए। गॉट दैट। चलिए, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, चटपटा का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म विजन क्या है अभी आपका? प्लान क्या है, विजन क्या है? देखिए सर, बेसिकली मैंने आपको एक एनजीओ के बारे में बताया था जो हम स्टार्ट करना चाहते थे। तब हमारा विजन ये था कि वी वांट टू क्रिएट मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट्स, ओके, इन प्राइवेट सेक्टर्स, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है। तो पहला ये था कि हमको इंडिया को एक एस्पिरेशनल जो फूड है इंडिया के लिए, वो हमको एक वैल्यू फॉर्मेट में लाके देना है। आपने विज़न की बात की, तो एक कहानी छोटी सी मैं आपको बता दूं कि चटपटा जब स्टार्ट की बात आई थी, ये बात मेरे माइंड से स्किप हो गई थी, मैं जस्ट आपको शेयर कर दूं। मैंने आपको बताया कि मैं एक वैल्यू मतलब पुअर फैमिली से जो बिलोंग करता हूं। तो सर एक टाइम पे मेरे लिए बर्गर पिज़्ज़ा एस्पिरेशन था, है अभी कईयों के लिए आप एस्पिरेशन। समझिएगा था, अब तो सर बहुत इजीली अवेलेबल है। ठीक है, हमारे टाइम पे सर अभी भी एक वर्ग ऐसा है जिसके लिए अभी भी एस्पिरेशन है। हाँ, तो वो एस्पिरेशन था। तो मुझे याद है सर कि मैं 12th पास हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, MBA में आया, तब तक सर पिज़्ज़ा वर्ड मैंने खाली सुना था, बर्गर वर्ड मैंने खाली सुना था, सब्स मैंने वर्ड खाली सुना था, सैंडविचेस वर्ड मैंने खाली सुना था, कभी लाइफ में खाया नहीं था। ऑनेस्टली मैंने नहीं खाया था। और जब टीवी पे पहली बार ऐड आई कि यार 50 रुपये में 2 बर्गर, हाँ, मैकडी की जो स्टार्टिंग एड थी, ये थोड़ी सी बात ऐसी है कि करूँ नहीं करूँ सोच रहा हूँ, लेकिन मैं कर देता हूँ सर कि यार 50 रुपये में 2 बर्गर। मैंने बहुत हिम्मत करके 2-3 दिन की पॉकेट मनी बचा के 50 रुपया जमा किया। मैं मैकडी में एंटर हुआ, और जब मैकडी का गेट मैंने खोला सर, तो ऊपर से हवा आती है। मुझे उस चीज़ का नाम तब नहीं पता था। ठीक है, तब नहीं पता एकदम वो, हाँ। मैंने दरवाजा खोला, एक ऊपर से हवा आई, मैंने देखा कि यार ऊपर क्यों ऐसे हवा आ रही है। वो फीलिंग सर मुझे आज भी याद है। मैं वहाँ पे गया, मैंने ऑर्डर किया, और उसने पूछ लिया सर वुड यू लाइक टू ऐड फ्राइज एंड कोल्ड ड्रिंक। एट दैट टाइम सर मुझे इतनी इंग्लिश भी नहीं आती थी, ठीक है, ऑनेस्टली, ठीक है। और मैं हाँ बोल देता तो मेरे पॉकेट में उतने पैसे नहीं थे, आप समझिए। हाँ, बराबर। तो मैंने 2 बर्गर लिया, खाया, और मैं निकल गया। 1-1.5 साल में वापस मैकडी में नहीं गया। फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि सबवे का नाम बहुत चला था बीच में, तो मैं सबवे गया। मैं आपको पूरी एक कहानी बता रहा हूं कि सबवे में गया, सबवे मैंने ऑर्डर करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने बहुत कुछ पूछा मुझसे, विद सॉस, विदाउट सॉस, हाँ, बराबर। टिकना। सर मैं जैसे तैसे करके अपना सब बनवा के खा के आया हूँ। मैं उनको जवाब देने के काबिल उस टाइम पे नहीं था। तो मुझे ये चीज़ समझ में आई सर वहाँ से निकलने के बाद कि यार एक तो ये चीज़ एस्पिरेशनल है, इंडिया का हर बंदा बर्गर सैंडविच पिज़्ज़ा खाना चाहता है, और दूसरा कहीं ना कहीं इस बड़े LFR में ऑर्डरिंग करना थोड़ा सा टफ है। जाने से भी कई बार डरता है, जाने से आदमी ऑर्डर तो छोड़ो, कई बार तो उस स्टोर में पैर रखने से भी डरता है। दिस इज रियलिटी ऑफ माइंड। हाँ, ठीक है, बाकी का नहीं पता, मेरी रियलिटी थी, मैं डरता था। तो ये मुझे समझ में आया। तो मैं सोचता था यार कि ये ऐसा भी कोई फूड नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि एक गरीब तबके के लोग नहीं खा पा रहे हैं। ओके, तो जो मेरे साथ हुआ, मुझे लगता था लाखों लोगों के साथ होता। हाँ, बहुत बड़ा मार्केट है वो, बहुत बड़ा मार्केट था। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार Tier 1 जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, पर Tier 2 के जो लोग हैं जिसके लिए एस्पिरेशन है, इसको अगर हम लेके आते हैं एक वैल्यू फॉर्मेट में और सिंपल फॉर्मेट में, जहाँ पे बंदा आए, नाम पढ़ के इजी नाम हो, ऑर्डर दे, और उसको कोई अलग सवाल ना पूछे जाए, वो अपने बजट के हिसाब से आए, खाए और चला जाए, एक सिंपल फॉर्मेट रखते हैं। तो ये मेरा एक विजन था चटपटा स्टार्ट करने के पहले, कि हम लोग जो भी स्ट्रीट फूड या जो भी लाएंगे वो इतना सिंपल फॉर्मेट में और वो एक वायबिलिटी वाले प्राइस में लाएंगे। पहला कंसर्न रहेगा हाइजीन, क्वालिटी, प्राइसिंग, क्वांटिटी, जो इंडियन मार्केट आज ढूंढता है। इंडियन मार्केट का पब्लिक चारों चीज ढूंढता है, बराबर है। वो चारों चीज मुझे एक ही जगह पे देनी थी, और वो देनी थी कि भारत का गरीब से गरीब तबके का आदमी वहाँ पे आए और वो चीज़ को कंज्यूम कर पाए। तो ये हमारा बेसिक विजन है सर, कि भारत के हर Tier 2, Tier 3 सिटी में हमको हमारा फास्ट फूड ले जाना है। वो हमारा पहला विजन है सर। और दूसरा विजन है हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है सर। हम लोग जितनी फ्रेंचाइजी देंगे, एक फ्रेंचाइजी में कम से कम 5 आदमी का मैन पावर लगता है, तो आप समझिए आप 1000 स्टोर पे जाते हैं तो आप 5000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, और प्लस Tier 2 और Tier 3 की जो एस्पिरेशन है वो उनका फुलफिल करके दे रहे हैं। तो हमको भारत के एक एक गांव तक
ये जो फास्ट फूड है, जो उनके लिए एस्पिरेशन है, उसको लेके जाना है। जो मैंने लाइफ में मैंने 25 साल में खाया, मैं चाहता हूँ एक 8 साल 10 साल का बंदा उस क्यूजीन को अपने लाइफ में अर्ली स्टेज पे एंजॉय कर पाए। गॉट। सो सूरत में 8 स्टोर हो गए, जी अभी व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान? सूरत में ही रहना है, सूरत के बाहर जाना है? व्हाट इज द प्लान? गुड क्वेश्चन सर। सर कभी भी थोड़ा सा, मैं सॉरी आपको गाइड कर रहा हूँ, कभी भी सर फ्रेंचाइजी का जो डेवलपमेंट आना चाहिए ना, जो मेरी स्टडीज़ मुझे बताती है, वो क्लस्टर वाइज आनी चाहिए। ओके, तो दिस साल जो हमारा प्लान है, दिस ईयर, वो हमारा प्लान है सूरत को पूरा कैप्चर करने का। ओके, सूरत का हम लोगों ने मैप उठाया, हम लोग किस तरफ टैप कर रहे हैं, हाँ, सूरत का हम ठीक है। लोगों ने मैप उठाया और हम लोगों ने पिन पॉइंट किया कि यहाँ अपने स्टोर करने हैं। ये हर क्रॉस रोड पे मेरे स्टोर होने चाहिए। तो सूरत में ऐसे स्टोर निकल के आ रहे हैं 31। ओ, तो ये साल हम लोग 22 से 23 स्टोर और लाइव कर देंगे, गुड। जो पूरा सूरत को पहले कवर करेगा, क्योंकि हमारे बिजनेस में सप्लाई चेन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अभी हमारा ये साल का जो प्लान है, सूरत के बाहर का नहीं है। नेक्स्ट ईयर प्रॉबेबली हम लोग दोनों तरफ हमारी 80 या 100 किलोमीटर के रेडियस को ओपन करेंगे। पर ये साल का जो हमारा प्लान है, वो ये है कि पहले पूरे सूरत को, जो पूरा क्लस्टर्ड है सूरत का, उसको पहले कवर किया जाए, क्योंकि अभी सूरत में बहुत जूस बाकी है सर, ऑनेस्टली। बराबर, तो उसको पहले हम लोग ग्रैब करना। और दूसरी जो आप बोल रहे हो, वॉक द टॉक भी कर रहे हो, तो पागलों की तरफ भाग नहीं करना है कि फिर बाद में बंद करना पड़े। 100% भले 1 साल बाद सूरत के बाहर निकलूं, लेकिन वो जो करूंगा वो पैर एकदम जमा के निकलूं। सर एक्चुअली क्या होता है, आज आप नहीं मानेंगे, मेरे पास लगभग 1200 से ऊपर लिखित इंक्वायरी है फ्रेंचाइजी की। 1200 के ऊपर? 1200 के ऊपर, जो गूगल फॉर्म में आई है, फोन पे आई है, व्हाट्सएप पे आई है। हम लोगों ने डेटा को जब कंपाइल किया तो वी आर शॉक, क्या 1200 के ऊपर तो इंक्वायरी है। उसमें से सर लगभग 80% इंक्वायरी सूरत के बाहर की है। ओके, 20% सूरत बहुत इजी है वो बाहर जाना, लेकिन आप 240 इंक्वायरी सूरत की है। तो हम लोग उसमें भी फिल्टर करते हैं, और इतना फिल्टरेशन करते हैं कि हमको पता है कि हमको लेगेसी ब्रांड बनाना है। तो दैट इज वेरी इजी कि आज मैं एक स्टोर नवसारी दे दूं, एक बारहवीं दे दूं, हाँ, फट हो जाए, बराबर है, बड़ोड़ा दे दूं, फटाफट हो जाए। पर मुझे पता है कहीं ना कहीं वो ऑपरेशन चैलेंजेस देगा, और जब तक मेरा मॉनिटरिंग उसके स्टोर पे नहीं है, तब तक मैं उसको नहीं करूंगा। क्या बात है, सॉलिड। चलिए, सो ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट पे आ रहा हूँ। उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अभी फूड ब्लॉगर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत सारे चलते हैं। सो हाउ दैट इम्पैक्ट्स रेस्टोरेंट बिजनेस, या आप जैसे बिजनेस कितना इम्पैक्ट करता है वो? सर आपके सवाल बहुत कॉन्ट्राडिक्ट आ रहे हैं। तो मेरा काम है सवाल ऐसा ना हो सर कि यहाँ से निकलने के बाद मेरी इंडस्ट्री मुझे हेट करने लगे। सर एक्चुअली क्या हुआ है ना, आफ्टर 2010 जब से सोशल मीडिया आया है पिक्चर में, इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। तो प्रोज बहुत सारे हैं जो मुझे दिखते हैं कि आपको अगर हिट होना है मार्केट में, तो दैट इज़ वेरी इजी। आज आप 10 फूड ब्लॉगर को हायर कर लो, आप 10 इन्फ्लुएंसर अदर फील्ड से हायर कर लो, आपका ब्रांड रातों रात एक अच्छे ब्रांड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज़ वेरी इजी थिंग। पर इसका एक अदर पार्ट जो मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं, कि हर बिजनेस में लोग अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के काम कर रहे हैं। मैंने जो देखा, जो मुझे चैलेंजेस आ रहा है, ओके, कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के काम ज़्यादा हो रहा है, कि फूड ब्लॉगर आज का जो है वो किसी भी फूड को प्रमोट कर रहा है। बराबर है, हाँ, किसी भी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, कोई लारी पे है, कहीं पे है, कैसी क्वालिटी। मुझे लगता है कि जैसे हम लोग मूवी को रिव्यू करते हैं, उस तरीके से फूड रिव्यू का भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि भाई सबसे पहले आप गए, सबसे प्रायोरिटी पे रखिए टॉप मोस्ट हाइजीन, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, जो 4 चीज आपने बोली, एक्सपीरियंस, सबको आप उसको रखिए। आजकल क्या है, आप किसी को एक्स अमाउंट दीजिए, वो आके किसी भी वाहियात से वाहियात फूड की तारीफ करके चला जाएगा, और जो क्राउड है उसको फॉलो करेगा। इस बात से मुझे कोई जेन्युइनली कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वी आर डूइंग वेरी गुड, बराबर है, वेरी गुड। पर एज अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है कि हमको कहीं ना कहीं उस चीज को ही प्रमोट करना चाहिए जो सही में प्रमोट करने लायक है। क्योंकि लोग आपके पे भरोसा कर रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट फैक्टर आगे जाके नील हो जाएगा या तो कम हो जाएगा। बराबर है। तो जो फूड ब्लॉगर की इंडस्ट्री है आज की तारीख में, मेरा एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि प्लीज़ आप लोग एक जेन्युइन प्रोडक्ट को, जेन्युइन चीज़ों को प्रमोट करिए, क्योंकि आप अगर गलत चीज़ों को प्रमोट करेंगे तो वो आपके ट्रस्ट फैक्टर में आगे जाके इशू खड़ा, हाँ, शॉर्ट टर्म भले आपको पैसा मिल जाए, लॉन्ग टर्म वो आपके लिए इशू खड़ा करेगा, लॉन्ग टर्म आपके लिए इशू खड़ा कर देगा सर। वेरी पावरफुल। चलिए, एज एन एंटरप्रेन्योर, हाउ डू बैलेंस वर्क एंड लाइफ? आप बोलते हो जब जॉब करनी है तो 12-14 घंटे, बिजनेस करना है तो 24 घंटे, सो वर्क लाइफ बैलेंस, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट?
सर मैं झूठ नहीं बोलना चाहूंगा, और झूठ बोलना भी बोल नहीं, हमको सकता तो हूँ, रियल हाँ, बातें ही बोल बोलनी सकता हूँ, है। लेकिन नहीं बोल सकता हूँ। हाँ। सर ये वर्क लाइफ बैलेंस वाली बात मेरे लिए मिथ है। सो ओपन एंड हाँ, क्लियर। मेरे लिए मिथ है सर, क्योंकि मुझे नहीं लगता सर ऐसी कोई बात होती है। इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ ग्रेट ब्रांड, आपको कुछ बहुत बड़ा करना है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने दिन के 17-18 घंटे उस चीज़ में लगाने पड़ेंगे। तो सर ये चीज़ नहीं होती, आप कितना भी बोलो, कोई कितना भी बात करे कि यार वर्क लाइफ को बैलेंस करना है, 4 घंटे यहाँ दो, 3 घंटे यहाँ दो, 5 घंटे यहाँ दो, वो तो थियरी जो में आदमी विजनरी है सर, उसको अपने धंधे को छोड़ के या अपने सपने को छोड़ के कोई ख्याल नहीं आएगा, कोई ख्याल नहीं आएगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ। तभी मैं देखता हूँ, मैं बहुत बार स्टडी करता हूँ सर, शायद मे बी आई एम रॉन्ग, पर मैं बता रहा हूँ सर, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन का भी डाइवोर्स हो रहा है। आप बराबर, समझिए, हाँ, लेटेस्ट बिल गेट्स बहुत का भी बड़े, हुआ है, हाँ, बराबर है। बहुत बड़े बड़े सर फिल्म स्टार का भी डाइवोर्स हो रहा है। नाम के साथ बात करूं, बेस जैसॉफ, मैं मुझे इंस्पायर करते हैं, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूं सर, उनका डाइवोर्स हो रहा है। उनकी पत्नी चाहे एक क्लिक पे पूरा अमेजोन घर आ सकता है, बराबर है, बराबर है। तो उनको क्या कमी है सर? तो कहीं ना कहीं टाइम का इशू आया होगा या कोई और इशू आया होगा। ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वर्क लाइफ बैलेंस करके कोई चीज़ नहीं होती। मत देखो यार, अगर आपको कुछ बनाना है ना बड़ा, तो आपको अपना सब कुछ उस चीज़ में लगाना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। ठीक है। पर्टिकुलर ये मेरा मानना है। मत देखो 5 साल 10 साल मत देखो, जब तक आपका शरीर अलाउ करता है। एटलीस्ट 40 तक आपका शरीर आपको अलाउ करना है कि आप आउट ऑफ द सिलेबस जाके काम करो, आउट ऑफ द आवर्स जाके काम करो। तो आपको काम करना चाहिए, तनतोड़ मेहनत करनी चाहिए। आफ्टर 40 आपको लगता है कि अब आपको रिलैक्स की जरूरत है, और आफ्टर 40 नॉर्मली आपने 20 साल अगर दबा के काम किया है, तो आफ्टर 40 आपको काम नहीं करना पड़ेगा। बराबर दैट इज बस है, उस लेवल पे काम नहीं करना पड़ेगा। उस लेवल पे काम नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि वर्क लाइफ बैलेंस करके कोई कॉन्सेप्ट है, मेरे लिए तो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। और मैं इसको कंप्लीट डिनाई करता हूँ कि मत करो यार, कोई जरूरत नहीं है, काम करो और दिल दिमाग गुर्दा सब लगा दो काम में। क्या बात है, सुपर। जी सर। ठीक है, और ये मुझे करियर शो में यही चीज मुझे इंस्पायर करती है, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज एंड रियल व्यू कम्स अप। 100%। कोई वो किताबी चीज नहीं है कि इस तरह से करके चलो, सबके अपने अपने व्यूज, नहीं ऑल सर, आर राइट एट देयर मैंने ओन प्लेस। बहुत पढ़ाई की, मैंने बहुत मैनेजमेंट की स्टडीज की। 7 घंटे सोना है, 2 घंटे ये करना है, 3 घंटे ये करना है। सर हम सोते हैं और कभी कभी सुबह फोन आने पे आग लग जाती है पीछे, नहा धो नहीं पाते। जेन्युइन केस है, नहा धो नहीं पाते, भागना पड़ता है, बराबर, कुछ बराबर। इंसिडेंट्स हुआ, भागना पड़ता है। तो सर ये बैलेंसिंग मुझे नहीं लगता कि बहुत इजीली आ सकता है लेटर ऑन लाइफ। पर पहले करियर के 5-10 साल मैं सभी यंग एंटरप्रेन्योर को कहना चाहूँगा, वर्क बैलेंस के बारे में मत सोचिए। 10 साल भागिए, खूब भागिए, क्योंकि जो 10 साल आप मेहनत करेंगे वो आपके आने के 20-30 साल को सुधार देगा। तो उसके बाद बैलेंस करने का सोचिए। 100% अपना सर, पैसा आने के बाद सब कुछ बैलेंस अपने आप हो जाता है। ठीक पैसा है। आने के बाद सब कुछ अपने आप बैलेंस होता है। Getting the point. So the last question, any specific message to the entrepreneurs or the जो इस फ्रेंचाइज मॉडल में जाना चाहते हैं? What's your closing remark? मैं ये कहना चाहूँगा सर, आप सिर्फ फ्रेंचाइजी के रिलेटेड पूछ रहे हैं कि Entrepreneurs in general. एंटरप्रेन्योर को मैं ये कहना चाहूँगा, खास जो इंडियन वैल्यू फॉर्मेट में जो एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, मैं लाइफस्टाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, वैल्यू फॉर्मेट में जो आ रहे हैं, कि सबसे पहले 2-3 चीज़ों का ख्याल रखिए। ड्रीम बिग, बहुत बड़ा सपना देखिए। लेगेसी ब्रांड बनाने के बारे में सोचिए। हमारे इंडिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो लेगेसी ब्रांड के बारे में आज सोच रहा है। हमको शॉर्ट टर्म मनी में जाना है, हमको 2-5 साल में करोड़पति होना है। ये सपना एक बार हो सके तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जिन्होंने भी ये सपना देखा, कहीं ना कहीं उनको लाइफ में सेटबैक आया है, जो मेरा स्टडी है, जो मेरा खुद का इंडिविजुअल स्टडी है। तो मेरा क्लोजिंग रिमार्क्स इतना रहता है सर, कि आपको अगर लाइफ में बहुत बड़ा करना है तो आपके सपने बड़े होने चाहिए। उसके लिए आपका डिसिप्लिन बहुत बड़ा होना चाहिए, आपका हार्डवर्क बहुत बड़ा होना चाहिए। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्डवर्क। आप लक के भरोसे नहीं बैठ सकते, आपको एक हार्डवर्क देना पड़ेगा। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत लाइफ में लर्निंग फेज आएगा, लर्निंग फेज लीजिए, उसको करेक्ट करिए और फिर आगे बढ़ते रहिए। कंटिन्यूस एफर्ट से ही आप सक्सेस हो सकते हैं। बाकी अगर आप टुकड़े में मेहनत करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। बहुत बार लोग मुझे जब कंसर्न करने आते हैं कि सर हमको सफलता नहीं मिल रही है, तो उनका बेसिक रीज़न क्या होता है? मैंने पूछता हूँ, बेटा आपने क्या किया? सर मैंने 2 साल ये किया, मैंने 2 साल ये किया, 2 साल मैंने ये किया। मैंने कहा बेटा तूने 10-10 फुट के 10 गड्ढे बना दिए। अगर 100 फुट का गड्ढा बनाया होता तो पानी जरूर निकल आता। तो किसी भी लाइन में कम से कम 10 साल मेहनत करिए। 10 साल बिना आप किसी भी लाइन में सुपर हीरो नहीं बन पाएंगे।
आपको अगर किसी ब्रांड में मतलब किसी लाइन में अपना लाइफ बनाना है तो आपको 5-10 साल कम से कम देना पड़ेगा। तो छोटे छोटे गड्ढे मत करिए, 10 साल लगाइए, 15 साल लगाइए, उस फील्ड में महारत ले लीजिए, और एक बार जब महारत आ जाती है उसके बाद आपको उस फील्ड में राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। दिस इज माई क्लोजिंग लाइन सर। सुपर, थैंक यू प्रशांत जी, बहुत मजा आ गया मुझे, बहुत सारी चीजें मैं सीखा हूँ फ्रेंचाइजी के बारे में, फूड इंडस्ट्री में। इट वाज रियली फन टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग। थैंक यू थैंक यू चलिए। वेरी मच।